यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने जो चैप्टर वन के अंदर अभी तक डिस्कशन की है, सर बेसिकली दो लेक्चर्स जो आप लोगों ने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर लिए, दैट इज ओवरऑल बेस। कुछ नॉर्मल सा कंटेंट आप लोगों ने एग्जांपल के थ्रू अभी तक समझा है, लाइक उसके बेनिफिट्स हुए, या मेनली तो अगर मैं बात करूं कि ऑडिट की डेफिनेशन को आपने अलग अलग फीचर्स के अंदर बांटा, जिनमें से नंबर वन फीचर आपके पास नॉर्मली क्या है कि सर इट इज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। नंबर टू इज ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की है। और ऑडिट सर किसी भी एंटिटी का क्या है? पॉसिबल है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और द लीगल स्ट्रक्चर, हमें उससे मतलब नहीं है। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, ऑडिट करवाने का, इस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करवाने का मोटिव जस्ट एक था, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि वो जो इंडिपेंडेंट पर्सन हमने अपॉइंट करा है, वो इंडिपेंडेंट पर्सन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या प्रोवाइड करे? अपनी एक ओपिनियन प्रोवाइड करे। एंड एज पर द लास्ट क्लास आपने जो ओपिनियन सुनी, वो दो तरह की ओपिनियन होती हैं, वन इज अनमॉडिफाइड एंड सेकंड इज मॉडिफाइड। सर अनमॉडिफाइड मींस बिल्कुल क्लीन, yes, everything is going good, the financial statements are showing true and fair view, everything is fine. बट जहां पे वर्ड तुम यूज करते हो मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड मींस कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ गड़बड़, तो उसमें आपको तीन तरह की ओपिनियंस देखने को मिलती हैं, जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए। नंबर वन इज सर एडवर्ड्स, एडवर्ड्स मींस बिल्कुल ही गलत। एंड नंबर टू इज क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का मतलब आपने क्या पढ़ा? एक्सेप्ट दिस, एवरीथिंग इज, बाकी ठीक है सर। एंड द लास्ट इज डिस्क्लेमर, एंड डिस्क्लेमर का मीनिंग आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सर व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू परफॉर्म, इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू परफॉर्म हिज प्रोसीजर्स इन इन कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंसेस। एंड सिंपल सी बात सर, जब वो काम ही नहीं कर पाया, एविडेंसेस ही कलेक्ट नहीं कर पाया, तो कंक्लूजन कहां से ड्रॉ करेगा? ओपिनियन पे कहां से पहुंचेगा? तो ऐसे ही नेक्स्ट आगे कुछ बेनिफिट्स में आपने रीड आउट किया कि सर ये जो ऑडिट करवाने का बेनिफिट है, ये एक तो आपके इंप्लॉयज के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आपके इंप्लॉयज के ऊपर एक मॉरल चेक सा बना रहेगा, क्योंकि उनको एक फियर रहेगा। किस चीज का फियर? कि उसके द्वारा किया गया काम नेक्स्ट आगे क्या होगा? चेक होगा, तो वो पहले दिन से ही काम क्या करेंगे? सही करेंगे। एंड प्लस फ्रॉम द बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सर वो जो ऑथेंटिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो मानते हैं ना, वो ऑथेंटिकेशन आती ही आफ्टर क्या है? ऑडिट। अगर नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लेकर चले जाओ, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मानता, उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं मानता, उसके बेसिस पे तुम्हें कभी भी फाइनेंसिंग नहीं होगी। इवन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपकी ऑडिटेड एफएस को इजीली क्या करती हैं? एक्सेप्ट करती हैं। तो ये मोर और लेस आपने बेनिफिट्स क्या करे? रीड आउट करे, कि आपको आपकी पोजीशन, एक परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपको अपनी गलतियों का, मिसस्टेटमेंट्स का एहसास होगा, तो वो पॉसिबल ही किसके थ्रू है? ऑडिट। तो मेरा नेक्स्ट आगे सवाल आपसे ये है, क्या सर ये जो ऑडिट आपने करवाया, क्या ये ऑडिट वॉलंटरली होता है या मैंडेटरी? सर इट्स बोथ। मैंडेटरी उन लोगों के लिए, उन एंटिटीज के लिए जिनके ऊपर उनके फ्रेमवर्क, जिनके ऊपर उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑलरेडी प्रोविजन डालकर बैठे हैं कि आपको हमारे एक्ट के मुताबिक क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सर कंपनीज एक्ट, फॉर एग्जांपल सर जीएसटी एक्ट, फॉर एग्जांपल सर इनकम टैक्स एक्ट। तो ये वेरियस एनेक्टमेंट्स में ऑडिट को एक मैंडेटरी प्रोविजन बनाया गया कि एज पर द लॉ, एज पर द सेक्शन, अगर आप क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। अब चलो कंपनी का तो बिना कहे कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, कंपनी ऑडिट मींस हर कंपनी का। बट इनकम टैक्स ऑडिट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपकी रिसीट्स 1 करोड़ से ऊपर जाएंगी, देन 44 AB में आपका ऑडिट होगा। या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से अगर आप लोअर प्रॉफिट दिखाते हैं, तो आपको एज पर द सेक्शन, सेम एज जीएसटी। तो हमारा सवाल ये हुआ कि यहाँ पे सर ये पॉइंट बताइए, जो ऑडिट करवाना यहाँ पे है, क्या ऑडिट अपने आप में एक वॉलंटरली प्रोसेस है या मैंडेटरी? इट्स बोथ। पढ़िए यस प्लीज। इट इज नॉट नेसेसरी, हाँ जी, that audit is always legally mandatory. Yes please. There are entities like companies who are compulsory required to get their accounts, क्या लिखा हुआ है? ऑडिटेड अंडर लॉ। तो इनके केस में तो आपको कहने की जरूरत नहीं। कंपनी के केस में तो बिना कहे, अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, फर्स्ट ईयर से ही, इनकॉर्पोरेशन वाले ईयर से ही आपका ऑडिट क्या हो जाएगा? मैंडेट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, हाँ जी, may be compulsorily requiring audit of their accounts अंडर द under टैक्स tax लॉस। laws. अब जैसे बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कंपनीज के दो ऑडिट अलग होते हैं। कंपनी ऑडिट अलग होता है, इनकम टैक्स ऑडिट अलग होता है। वो नॉर्मली यही कहते हैं कि सर ऑडिट एक नहीं होगा। एक कैसे हुआ? इसके ऊपर दो एनेक्टमेंट्स एप्लीकेबल हुई हैं। इनकम टैक्स वाला ऑडिट रिपोर्ट किसको जाएगी? इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। और कंपनीज ऑडिट करवाना, ये रिपोर्ट किसको जाएगी? एमसीए को। तो सर ये दो अलग अलग ऑडिट्स हुए। आगे, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया एवरी पर्सन Is required to get accounts audited if turnover crosses certain threshold limit. इसके ऊपर under रेफरेंस के income लिए tax. साइड पे लिख ले सेक्शन 44 ए बी। तो जो सेक्शन 44 ए बी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो, ये उसी की रेफरेंस ले रहे हैं कि सर नॉर्मली मैंडेटरी भी होता है, वॉलंटरली भी होता है। अब फॉर एग्जांपल, ना तो मेरे पे इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल, ना मेरे पे जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल इन द सेंस ऑडिट के पॉइंट्स, एंड ना मेरी कोई कंपनी। तो क्या सर मैं कभी ऑडिट करवा ही नहीं पाऊंगा? सर ऑडिट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि अगर लॉ कहेगा तो ही आपने करवाना। आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप अपनी एंटिटी का ऑडिट करवा सकते हो। अब समटाइम्स मैं सही डायरेक्शन में हूं या गलत, मैं एक्चुअल प्रॉफिट्स में हूं या लॉसेस में, ये चीज जानने के लिए जब तक तो मैं ही अपने बिजनेस को एग्जामिन कर रहा हूं, तो मुझे मेरी गलती कहां दिखेगी? मुझे मेरे प्रोसेसेस में मिस स्टेटमेंट्स कहां दिखेंगी? तो जब तक आप एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी होगा तो ही पर्टिकुलरली आप क्या करवाएंगे? ऑडिट करवाएंगे। सर आप वॉलंटरली करवा लीजिए। पढ़िए आगे। यस प्लीज। सम एंटिटीज लाइक स्कूल्स, हाँ जी, May be required to get their accounts audited for the अच्छा, purpose फॉर of ऑब्टेनिंग क्या लिखा हुआ है? ग्रांट। अच्छा, मोस्टली जितने तुम्हारे रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, इनके तो ना पर्टिकुलरली ये मानो, इनका वो जो 80G एग्जम्पशन जो इनकम टैक्स में होती है, 12AA की रजिस्ट्रेशन, वो कई बार रजिस्ट्रेशन देने से पहले, ग्रांट करने से पहले वो क्या करवाएंगे? आपका ऑडिट करवाएंगे। किस बात को लेकर? कि पहले चेक तो कर लें कि वाकई में आपका रिलीजियस ट्रस्ट है, वाकई में आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। कहीं बाद में पता लगे आप तो प्रॉफिट मेकिंग है, तो सर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लाइसेंस ग्रांट करने से पहले आपका क्या करवाए? ऑडिट करवाए। स्कूल्स के ये जो एफिलेशन वाले होते हैं, आपका स्कूल अगर एफिलेटेड टू सीबीएसई होने वाला है, वो पहले नॉर्मली क्या करवाते हैं? सर आपका ऑडिट करवाएंगे कि हम आपके नॉर्म्स चेकआउट करेंगे क्या हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग टू, वो भी तो ऑडिट है। तो जरूरी नहीं होता कि सर हमेशा फाइनेंशियल ऑडिट ही होगा। ऑपरेशनल ऑडिट भी होते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट भी होते हैं। ऑडिट इज बेसिकली एग्जामिनेशन, और वो एग्जामिनेशन हमारे लिए सीए के पॉइंट से, सीए के पॉइंट से तो कौन सी होती है सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, बिकॉज आई एम व्हाट कंसर्न्ड अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मेरे स्कोप में तो कौन आती है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं। तभी मेरी डेफिनेशन ने, आईसीआई ने पहले क्लियर कर दिया कि आपके स्कोप में इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ क्या आती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही होता है। सर ऑपरेशनल ऑडिट होते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट होते हैं, समझे ना? तो ये भी अपने आप में क्या है? पॉसिबल है। आगे बढ़िए। यस, हाउ एवर गेटिंग ऑडिट डन इज नॉट ऑलवेज, क्या लिखा हुआ है? मैंडेटरी। मैनी एंटिटीज, हाँ जी, may get their accounts audited voluntarily because of the benefits from the process of audit. Many such concerns have their internal rules requiring audit due to advantages of, क्या लिखा हुआ है? ऑडिट। जैसा सर आपने ऊपर हमें एडवांटेज पढ़ाए, मैं तो उस एडवांटेजेस को पढ़कर वैसे ही अट्रैक्ट हुआ कि सर वैसे भी साल के अंदर एक बार अगर ऑडिट हो भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। एटलीस्ट कम से कम हमें अपनी एक रियल पिक्चर तो समझ में आएगी कि वाकई में हम सही चल भी रहे हैं या नहीं, वाकई में हम प्रॉफिट्स में है भी या नहीं। हो सकता है कि मेरा ट्रांजैक्शन देखने का नजरिया अलग हो, एक प्रोफेशनल का नजरिया क्या हो? अलग हो। तो जरूरी नहीं कि मैंडेट होगा, बाय लॉ होगा तो ही आप उसका ऑडिट करवाएंगे। आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ एश्योरेंस के लिए भी आप अपना ऑडिट करवा सकते हैं। नहीं तो रही बात, ऑडिट करवाने से कम आपके इंप्लॉयज तो ढंग से काम करेंगे। आप उन्हीं के लिए करवा लो कि बेशक, चाहे मुझे नहीं पता कि सर बाय लॉ मैंडेटरी है या नहीं, मैं यहाँ पे 24/7 होता नहीं, यहाँ पे मेरे इंप्लॉयज काम करते हैं, पता नहीं पूरा साल क्या करते हैं क्या नहीं। मैंने वहां पे एक इंटरनल रूल्स में पॉइंट ही एप्लीकेबल करवा दिया, हर साल मेरे यहाँ पे ऑडिट होगा ही होगा। लॉ कहे या ना कहे वो अलग बात है, बट सीए साहब आपने ऑडिट करना है, क्योंकि मैं ये अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करवा रहा हूं।
तो इट्स वॉलंटरली और मैंडेटरी, बोथ है सर, दोनों है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर तो एक्ट ही तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो गया फिर तो तुम्हें करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज वॉलंटरली भी आप अपने लेवल पे किसी टाइप ऑफ ऑडिट को भी क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। पढ़िए नेक्स्ट इज नाउ द रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। अदर डिसिप्लिन्स का यहाँ पे मतलब हुआ अदर सब्जेक्ट्स। सर मैंने आपको आई थिंक सो इंट्रोडक्शन में ये चीज बताई थी, ऑडिटिंग पर्टिकुलरली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको डील करने के लिए तुम्हें अदर सब्जेक्ट्स की क्या होनी चाहिए, नॉलेज। बिकॉज यहां पे वर्ड आपने यूज किया कि आप यहां पे क्या करोगे, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तो तब करूंगा, अप्रेजल तो तब करूंगा, इवेल्युएशन तो तब करूंगा जब मुझे अदर सब्जेक्ट्स की क्या होगी, नॉलेज। अब मेरे ऑडिट के फील्ड में आप चेक करिए, चलो अकाउंटिंग तो सर कहने की बात ही नहीं है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं। इवन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, लॉ तो चलो हमारा पार्ट ही है सर, प्रोडक्शन एंड अदर मैनेजमेंट एरियाज, इवन द वर्ड क्या लिखा हुआ है, बिहेवियरल साइंस, जिसको आई थिंक सो तुम क्या वर्ड बोलते हो, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की भी आपको नीड पड़ेगी पर्टिकुलरली किसके अंदर, ऑडिट के अंदर। बिकॉज वाइल ऑडिटिंग यू हैव टू डील विद लॉट ऑफ पीपल एंड लोगों का बिहेवियर आपको भी पता है कि पर्टिकुलरली ह्यूमन बिहेवियर से डील करना एक अलग ही कॉन्सेप्ट। कितने लोगों से आपने रोज डील कर कर पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन क्या करनी है, ऑब्टेन करनी है। एंड आई थिंक सो हर पर्सन इक्वल नेचर का नहीं, कोई पर्सन आपको इजीली क्या करेगा, कॉपरेट करेगा, कोई बिल्कुल भी नहीं करेगा, बट आपने तो अपना मोटिव पूरा करना है, तो इट इज ऑल्सो बिहेवियरल साइंस। आपको उनका बिहेवियर स्टडी करते हुए उनसे टैक्टफुली इंफॉर्मेशन क्या करनी है, ऑब्टेन करनी है। बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे डायरेक्टर, टीसीडब्ल्यूजी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कॉपरेट ही नहीं करेंगे। मैं इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो मुझे ना उनका एक बिहेवियर समझ आना चाहिए कि अल्टीमेट थोड़ी सी साइकोलॉजी भी हमें समझ आनी पड़ी। एक ना ये डे टू डे वैसे भी नॉर्मली जब आप चलो एक बिजनेस माइंड में चले जाते हो ना, आपकी साइकोलॉजी भी आप पढ़ते नहीं है, हमें स्टडी नहीं करवाई गई, बट स्टिल हमारे अंदर वो चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब लाइक आप लोगों के डाउट्स को समझना, साइकोलॉजी मैं भी अपने टीचिंग में क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट आगे व्यू पॉइंट क्या होगा, आपका चेहरा क्या बता रहा है, पर्टिकुलर समझ आया या नहीं आया, ये बिहेवियरल साइंस है सर। ऑडिटिंग में ये चीज भी क्या आएगी, काम आएगी। एंड इवन द लास्ट, ये भी आपका मेन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपके क्या आएगा, काम आएगा। पहली बात, क्या सर ये कंटेंट है, क्या सर ये लर्निंग पॉइंट से है, नो, दिस टॉपिक इज प्योरली जस्ट फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जस्ट वंस एक बार रीड करना है, ये आपके एक्चुअल कंटेंट का पार्ट नहीं है, ये आपको जस्ट इंपॉर्टेंस बताकर जाएगा, समझाएगा कि कैसे ऑडिट करने के लिए अदर फील्ड, अदर डिसिप्लिन की आपको नॉलेज कैसे चाहिए, ये जस्ट इतना सा पॉइंट आपको कन्वे करे। तो जस्ट एक सिंपल रीडिंग, एक प्लेन रीडिंग कि सर अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो थोड़ी थोड़ी एग्जांपल बीच में मैं आपको रिलेट भी करवाता रहूंगा कैसे। जैसे सबसे पहला पॉइंट अकाउंटिंग, यस प्लीज, ऑडिटर प्रोवाइड्स Opinion on financial statements. यस। आप एक बात बताइए, आप यहाँ पे हमारे पास आए ही क्यों हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन प्रेस्क्राइब करने। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती ही कौन से डिसिप्लिन से हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को यूज करते ही तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जरिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की गई हैं बाय द मैनेजमेंट, प्रिपेयर की गई हैं बाय द मैनेजमेंट, मैं उसी का तो ऑडिट करने आया। और नॉर्मली सर चार्टर्ड अकाउंटेंट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू एक्सपर्टीज, वन इज अकाउंटिंग एंड सेकंड इज ऑडिटिंग। विदाउट दिस फील्ड यू आर नथिंग। आगे, फॉर दिस ही हैज टू रिव्यू, यस प्लीज सन, And evaluate the financial statements. Thus, he should have a थॉरो एंड साउंड नॉलेज अबाउट, वर्ड के लिखा हुआ है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो तुम्हें तो वैसे ही बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए। विदाउट दिस यू आर नथिंग सर, आपका तो पॉसिबल ही नहीं है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करने आ रहे हो और पूछ रहे हो कि अकाउंटिंग की नॉलेज क्यों चाहिए। आगे, इट रिक्वायर्स कंप्लीट एक्सपर्टीज, सर इसमें तो पार्शियल भी नहीं, इसमें तो कंप्लीट एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आप एक्सपर्ट होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे किसी भी एंटिटी का ऑडिट करने के लिए। आगे, नाउ इनके बारे में पढ़ाओ कि हाँ मैथ्स कैसे काम आएगा, स्टैटिस्टिक्स कैसे काम आएगी। अब अकाउंटिंग के बारे में, लॉ के बारे में, टैक्स के बारे में बताना, आई थिंक सो ये तो यूजलेस है।
इनके बिना तो आपका ऑडिट वैसे ही क्या नहीं है पॉसिबल। तभी तो आपको दिस इंटर लेवल पे सारे डिसिप्लिन्स जितने भी तुम पढ़ते हो, इवन कॉस्ट अकाउंटिंग भी ऑडिट करने में क्या आती है, काम आती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट लास्ट तो लिख ही लिया, जो एफएम के टॉपिक्स तुम पढ़ रहे हो वो सेम थिंग्स नेक्स्ट आगे ऑडिट करने में क्या आती हैं, काम आती हैं। आप एक चीज समझो कि ऑडिट का मतलब क्या है, एफएस को क्या करना, रिव्यू करना। क्या एफएस सिर्फ अकाउंट्स के बेसिस पे बनती है? एफएस को बनाने के लिए जब अदर डिसिप्लिन क्या होते हैं, यूज होते हैं, तो नेचुरली सर यू मस्ट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ दैट अदर डिसिप्लिन। इसमें एफएम की थ्योरी भी अप्लाई होती है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी, प्रोडक्शन कॉस्ट, द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वो भी आपके अप्लाई होंगे। हर चीज तो आपकी यहाँ पे क्या है, रिलेटेबल है। एंड आप वहां पे पूछ रहे हैं कि सर ऑडिट तो क्या जस्ट टिकिंग पार्ट है, जस्ट वेरिफिकेशन पार्ट है, एग्जाम में नहीं करना है। उल्टा सबसे मुश्किल काम ही क्या है, ऑडिट करना। कि कहीं कोई भी एरिया ओवरलुक ना हो जाए, कहीं कोई भी एरिया ऐसा इग्नोर ना हो जाए, यही तो वहां पे मेन कॉन्सेप्ट है। और आप कह रहे हैं कि सर ऑडिटिंग इज द वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। इजीएस्ट नहीं, उल्टा सबसे कॉम्प्लेक्स थिंग कौन है, ऑडिटिंग। पढ़िए, यस ऑडिटर डील्स विद द financial figures and amounts that appear in the financial बिल्कुल सर। statements. एंड जहां पे आपने फाइनेंशियल फिगर यूज किया है, न्यूमेरिकल फिगर्स यूज किया है, तो कैलकुलेशन पार्ट तो ऑलवेज बी देयर। परसेंटेज, डिवाइड, प्लस माइनस एंड ऑल समथिंग, कैलकुलेशन बेस्ड जब टॉपिक है, इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ, क्या लिखा हुआ है, Calculation बिल्कुल, procedure. इन्वॉल्व इन कंप्यूटिंग वेरियस आइटम्स। फॉर एग्जांपल सर सबसे पहला तो डेप्रिसिएशन। नॉर्मल इनकम टैक्स की डेप्रिसिएशन निकालना तो फिर भी क्वाइट इजी है। कंपनीज एक्ट की डेप्रिसिएशन निकाल के देखो। कंपनीज एक्ट की डेप्रिसिएशन का जो चार्ट है ना, वो समझना ही बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। अब समझ आपको तब आएगा जब आप कैलकुलेशन मैथमेटिकली क्या होंगे, गुड होंगे। अब कल पर्टिकुलरली इसी बात को लेकर एक क्वेरी आई, कहते सर एक बात बताओ जी, हम बच्चे को सीए करवाना चाहते हैं, पहले तो आप ये बताइए कि इसमें मैथ कितना इन्वॉल्व, कि जो इंटर के सब्जेक्ट्स हैं इसमें मैथ कितना इन्वॉल्व है, कि ये मैथ में इतना अच्छा नहीं है। मैं कहा देखो जी, प्लस माइनस करना आता है, बस ये बता दो। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो भी इसने नहीं करना, वो भी किसने करना है, कैल्सी ने। बट बेसिक कैलकुलेशन इतनी तो आती है। कहते हैं हाँ सर वो तो आती है, बट ऐसा कुछ तो नहीं वो लोगरिथम एंड, मैं कैसा कुछ नहीं है, वो हमें नहीं आता, इसको क्या आता होगा, वो हमारा ही होल्ड नहीं। मैं क्या, बस ये बता दो प्लस माइनस करना आता है, द बेसिक न्यूमेरिकल फिगर्स को एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना, कैलकुलेशन हुई कैसे, थोड़ी फास्ट हो, बस हमें इतना चाहिए। हमें कोई डीपली कोर मैथ्स नहीं चाहिए, वो हमारा फील्ड नहीं है। हमें तो पर्टिकुलरली जस्ट इतनी सी मैथमेटिक कैलकुलेशन चाहिए कि लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट करना है, कि आपका माइंड उसको इजीली क्या करे, अडॉप्ट करे। कि मैं जहां भी बात कर रहा हूं मेरे साथ फटाफट प्लस माइनस हो माइंड में, हाँ सर इसको प्लस करो माइनस इतना है, कहते हैं हाँ सर वो तो गुड इनफ है, 10th तक बड़ा अच्छा रहा है, बट प्लस वन प्लस टू इसने पढ़ा नहीं है, बस पे कुछ। हमें इतना नहीं कोर मैथ्स चाहिए, बट लिटिल बिट नॉलेज तो हमें चाहिए, बिकॉज जिनका ऑडिट आप करने जा रहे हो वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो न्यूमेरिकली बेस्ड हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड फिगर्स हैं, तो उनके लिए तो आपको मैथमेटिक्स की लिटिल नॉलेज तो चाहिए। जैसे सर ही हैज टू मेक, क्या वर्ड लिखा हुआ है, कंपैरिजन, ही हैज टू मेक कंपैरिजन, And perform ratio analysis. गुड हैंड ऑन मैथ्स इज रिक्वायर्ड, आपको नॉलेज क्लियर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट वर्ड पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है, अबाउट ब्रेकर। चलिए स्टैटिस्टिक्स का वर्ड देखिए, जस्ट हाँ जी। सो स्टैटिस्टिक्स में वर्ड यहाँ पे आपके पास आइए। सबसे पहले सर स्टैटिस्टिक्स आपके ऑडिटिंग में कैसे यूज होगी, नॉर्मल जस्ट एक सिंपल सा पॉइंट, क्या एज एन ऑडिटर मेरे लिए ये पॉसिबल है कि पूरे साल में जितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं मैं उन सारी ट्रांजेक्शन्स को वन बाय वन चेक करूं, उन सारी ट्रांजेक्शन्स को डिटेल में चेक करूं, क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा? मैंने सर आई थिंक सो पता नहीं कितने दिन आपके ऊपर लगाने होंगे, बिकॉज मेरे पास एक क्लाइंट नहीं है, मेरे पास बहुत क्लाइंट है जिनका ऑडिट मैंने क्या करना है, कंप्लीट। एंड अगर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में आपकी चेक करने लग गया फिर तो सर हो गया काम, फिर तो मैं अकेला आपका ही ऑडिट बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाऊंगा। तो यहाँ पे जो टेक्निक एक स्टैटिस्टिक्स की यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग। सर जैसे प्लस वन लेवल पे स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा सैम्पलिंग को लेकर, कि व्हेन द एंटायर पॉपुलेशन की स्टडी करना नॉट पॉसिबल, देन क्या करो,
उस पॉपुलेशन में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चूज करो, दैट इज कॉल्ड एज सैंपल। एंड अगर सैंपल पे जो प्रोसीजर लगाए गए, सैंपल को चेक करते हुए अगर सैंपल सही है, मीन्स अगर सैंपल सही है, तो सर ओवरऑल रिजल्ट्स भी क्या होंगे, सही। लाइक सर आपके ब्लड टेस्ट, अब पर्टिकुलरली जब आप मेडिकल टेस्ट करवाते हैं वो सारा खून तो लेते हैं, वो जस्ट इतना सा क्या लेते हैं, सैंपल। और सैंपल के बेसिस पे पूरी बॉडी में वेरिएशन क्या कर देते हैं, फाइंड आउट। स्टैटिस्टिक्स तो मेडिकल साइंस में भी यूज हो रही है, स्टैटिस्टिक्स आपकी ऑडिट में भी यूज होगी। अब मेरे लिए पॉसिबल कहाँ कि मैं आपकी 1000 एंट्रियां बैठकर चेक करूं, इतना पॉसिबल नहीं है। मैं रैंडमली सैंपल चूज करूंगा, अगर मेरा टेस्ट सैंपल पे सही रहा तो ओवरऑल पॉपुलेशन पे भी रिजल्ट मेरा क्या रहेगा, सही रहेगा। तो सर सैंपलिंग कैसी की जानी चाहिए, सैंपलिंग यूनिट्स क्या होंगे, सैंपल में नेक्स्ट आगे जो आप कलेक्ट करोगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, देयर कम्स द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब सैंपलिंग भी कई तरह की होती है, वन इज रैंडम सैंपलिंग, सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड, नंबर थर्ड इज सिस्टमैटिक। अलग अलग तरह की सैंपलिंग्स हैं, कुछ जजमेंटल हैं, कुछ नॉन जजमेंटल हैं, तो वो सारी थिंग्स आपको यहाँ पे कवर आएंगी प्रॉपर। इसका तो चैप्टर भी मिलेगा प्लस स्टैंडर्ड भी मिलेगा, एसए 5। क्लियर, पढ़िए। ये सैंपलिंग इज एन Important auditing technique for drawing random samples. He require knowledge of probability theory एंड वेरियस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। अब अल्टीमेटली रैंडम आप सैंपलिंग करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑप्ट करनी पड़ेगी कि चांसेस होने के कितने हैं, ना होने के कितने हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स भी आपको बीच में क्या आएगा, काम आएगा। नंबर थर्ड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। यस प्लीज। बिफोर कंडक्टिंग ऑडिट, हाँ जी, auditor needs to obtain knowledge about overall business and economic बिल्कुल सर। environment एक बात बताओ, affecting the client. किसी भी क्लाइंट का ऑडिट करने से पहले आप उस बिजनेस के जाने बिना, उस बिजनेस के बारे में जाने बिना आप उसका ऑडिट कैसे करोगे, कि वो कौन से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उसके ऊपर इंपैक्ट करता है। विदाउट ये नॉलेज लिए आप उसका ऑडिट कैसे पॉसिबल कर पाओगे। इतनी तो सर हमारे में भी नॉलेज है कि पर्टिकुलरली लेटेड भी किसी तरह का कोई क्लाइंट मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है कि सर अपन मीटिंग कर लेते हैं, हमने आपको अपॉइंट करना। मैंने जस्ट फोन पे उनसे एक बात पूछी, अपना किस चीज का काम होगा। उन्होंने कहा सर हमारा टेक्सटाइल का काम होगा। ओके ओके ठीक है जी, अब कल मिल लेते हैं। आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज मेरी मीटिंग्स हैं। मीटिंग नहीं है आज, उसके बारे में नॉलेज क्या करूंगा, पहले ऑप्टेन, कि पहले उसके बारे में क्या करूंगा, सर्च करूंगा, सो दैट कि बिफोर मीटिंग मुझे भी तो पता होना चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता क्या, इनके क्या क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसे हैं जो इंपैक्ट करते हैं, इनका मेन ओनरशिप मॉडल क्या होगा, ये खुद की फाइनेंसिंग लगाते हैं या मार्केट से पैसा उठाकर लगाते हैं, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पे हैं, इनकी आरओआई कितनी है, इनकी कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है। तो पहले वो सारी नॉलेज क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तो विदाउट इकोनॉमिक्स, विदाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बिना जाने कि मार्केट में सिचुएशन क्या है। अब लाइक कई बिजनेस पर्टिकुलर ऐसे हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होते हैं, किसी टाइम तो उन बिजनेस में बूम होगा, किसी टाइम पे बिल्कुल क्या होगा, डिप्रेशन होगा। सर ये भी पॉसिबल है, तो मुझे वहां पे क्लियर करना होगा, हाँ सर आपकी वो जनवरी में तो सेल हुई नहीं होगी क्योंकि इस टाइम तो मार्केट आपके लिए तो ठंडी होती है। हाँ उस मंथ में आपकी सेल बहुत हुई होगी क्योंकि आपका उस टाइम पीक सीजन होता है। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सारी सिचुएशंस गाइड करते हैं। पढ़िए 10 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आर रिक्वायर्ड। हाँ जी, To perform auditing in a meaningful way. बिल्कुल। एंड लॉ, ऑडिटर हैज टू चेक ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंफर्मिटी विद द लॉ। वन ऑफ द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि सर ऑडिटिंग करवाने का मतलब टू फाइंड आउट द कंप्लायंसेस विद द लॉ। क्या एंटिटी ने, और मैंने कंप्लाई नहीं करवाना, फिर वही बात, सर एफएस को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, मैनेजमेंट। मेरा काम था उसको जस्ट चेक करना। तो मेरा काम क्या होगा, लॉ के अकॉर्डिंग तो तुमने कंप्लायंस करे या ना करे, मेरा काम है उसके बारे में रिपोर्ट करना, ना कि कंप्लायंसेस करवाना। मैं तो रिपोर्ट में लिख के दे दूंगा फलाने एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लायंस नहीं किया, करवाना किसने था, मैनेजमेंट। और ये जितने तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जितने तुम्हारे वेरियस एनेक्टमेंट्स हैं, सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा। फॉलो उन्होंने करवाना था, मेरे पास तो वो क्या करवाने आए हैं, रिव्यू करवाने आए हैं, चेक करवाने आए हैं। तो सर जिन्होंने प्रिपेयर करा उनको तो नॉलेज होनी ही चाहिए, प्लस जो चेक करेगा उसको भी तो नॉलेज होनी चाहिए कि लॉ का कंप्लायंस था क्या। फिर मैं चेक करूंगा इन्होंने करा या नहीं करा।
आगे यस दस ही शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ, क्या लिखा हुआ है, लॉस अफेक्टिंग द क्लाइंट। अच्छा वर्ड बड़ा अच्छा है जी, अफेक्टिंग द क्लाइंट। ये भी चीज तेरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है, कवर अप होती है कि जो बिजनेस मेरे पास आ रहा है, जो एंटिटी मेरे पास आ रही है, उनके ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे। लाइक अगर मान लो कंपनी का काम आ रहा है तो आपके माइंड में पहला वर्ड तो आया कंपनीज एक्ट, दूसरा वर्ड क्या आया, इनकम टैक्स एक्ट, तीसरा वर्ड क्या आया, जीएसटी एक्ट। ये तो आपको पता ही पता है। अगर वो लिस्टेड है, अगर वो लिस्टेड है तो सेबी कंप्लायंस, स्टॉक एक्सचेंज की कंप्लायंस, वो भी तो आपको करवाने पड़ेंगे। तो आपको वही चीज पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि जिस तरह का क्लाइंट आपके पास आ रहा है, कौन कौन से लॉ उसके ऊपर क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। अब लाइक अगर वो बैंकिंग रेगुलेशन के साथ है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस का बिजनेस है तो ईडा एक्ट, तो वो भी तो उनके ऊपर एप्लीकेबल है। आगे नेक्स्ट इज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड, क्या लिखा हुआ है, डाटा प्रोसेसिंग। सर आज की डेट में आपका ऑडिट ही क्या बन चुका है, एक डिजिटल ऑडिट बन चुका है। पहले नॉर्मली ना एक वर्ड चलता था जिसको वर्ड बोलते थे ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर, और एक वर्ड होता था ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर। पहले जो वर्ड था तब हुआ करता था ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर, कि मैक्सिमम काम मैन्युअली, लिटिल बिट काम कंप्यूटर के थ्रू, तभी उसको वर्ड क्या बोलते थे, ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर। बट आज की डेट में वर्ड क्या बन चुका, ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर। टाइम टू टाइम वही थिंग्स चेंज होती हैं, जैसे आपका डाटा प्रोसेसिंग एंड ऑल सारी चेंज होती जा रही है। इंफॉर्मेशन सिस्टम आज की डेट में आप ये बताओ, मैनुअल अकाउंटिंग कौन कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। हर पर्सन तो क्या कर रहा है, डिजिटल बेसिस पे डाटा को मेंटेन कर रहा है। तो ऑडिट भी आपका डिजिटल कैसे ना होता, हम उसको मैनुअली ऑडिट क्यों करेंगे। हमारा जब डाटा ही प्रोसेस किस में हो रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो रहा है, तो जब ये डिजिटाइज्ड है तो ऑडिट भी तो डे बाय डे नेक्स्ट क्या होगा, डिजिटाइज्ड। हमें इन टेक्नोलॉजी का यूज करना आना चाहिए। अब तुम्हारे करिकुलम में, सीए के करिकुलम में, वो 100 आवर्स की ट्रेनिंग इन्होंने बीच में डाली हुई है आईटी की और एडवांस्ड आईटी की, उसको बीच में लेकर आने का मतलब क्या। ये तो चलो शुक्र मनाओ पर्टिकुलर कि आपके लिए तो सिलेबस से बाहर ही निकल गया ईआईएस, जो पहले आईटी का पेपर तक हुआ करता था, अब इन्होंने क्या कर दिया, उसको वहां से हटाकर जस्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ले आए कि आप अपनी आर्टिकलशिप से पहले पहले अपने वो आईटी एंड एडवांस्ड आईटी का पेपर क्लियर करो। बट वो क्लियर करो, इन्होंने बिल्कुल खत्म नहीं करा आईटी का पार्ट। उसका कारण है हमारा सीए आज की डेट में काम करेगा ही किसके थ्रू, इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड अगर वही कहे जी मुझे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मुझे तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अब वेरियस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप लोग अपनी डेली लाइफ क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए ना सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कैसे करने। अब लेट इट भी चलते चलते सिस्टम क्या हो गया, बंद हो गया, उसका कारण क्या है। इन इन चीजों की बेसिक नॉलेज आपको भी क्या है, रिक्वायर्ड है। बिकॉज आपका डेली वर्किंग किसके थ्रू होगा, कंप्यूटर्स के थ्रू ही पॉसिबल होगा। पढ़िए नाउ डेज, यस प्लीज। Most of the clients maintain their accounts in the computer information system. फॉर एग्जाम्पल टैली, साइड पे लिखिए टैली, कि सर आज की डेट में जितने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके यूज होते हैं, वो तुम तो कह रहे हो टैली की एग्जांपल, लोग तो क्लाउड बेस्ड यूज करने लग गए, क्विक बुक्स, जोहो बुक्स। अब जिनकी इंटरनेशनल अकाउंटिंग होती है एमएनसीज, उनका तो क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग है। सॉफ्टवेयर भी क्या है, क्लाउड बेस्ड, लॉगिन आईडी दो, बैठे बैठाए जहां मर्जी से अपनी क्या करो, अकाउंटिंग करो। नहीं तो अदरवाइज सर मैनुअल अकाउंटिंग कौन कर रहा है आज की डेट में सर, 99% अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, 1% मैनुअल अकाउंटिंग होगी कोई पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बना रहे हो। अदरवाइज 99% अकाउंटिंग इसमें जा चुकी है आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अपना वो कॉन्सेप्ट नहीं, पहले जर्नल बनाओ फिर लेजर बनाओ एंड ऑल, सिंपल जस्ट जर्नल पास करो, एफएस तक एंट्री ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद करेगा। आगे नेक्स्ट 10 वर्किंग नॉलेज ऑन, हाँ जी Computer is required for auditors to conduct audit in an effective manner. बिल्कुल, ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, क्लियर। ईडीपी ऑडिटिंग इन इटसेल्फ इज डेवलपिंग एज अ, क्या लिखा हुआ है, डिसिप्लिन। तो नॉर्मली सर ये तो वैसे ही अपने आप में बड़ा फ्रूटफुल है, क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड, हाँ जी Other management areas. It is a vital for the auditor to understand the business being run by the client. बिल्कुल। Knowledge about the production process, costing system and terminology will be useful for better communication. अच्छा कई ना पर्टिकुलरली मतलब जब ऑडिट करने जाते हैं वो पहले ना उनका पूरा प्रोसेस समझते हैं, स्पेशली इन द प्रोडक्शन यूनिट्स,
क्योंकि नेचुरली प्रोडक्शन कॉस्ट आपने कहाँ चार्ज करी होगी, अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, एंड उसका इंपैक्ट आपका कहाँ पे आ रहा होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं कह सर मुझे फाइनेंशियल फिगर्स नहीं, लेट कम्स टू द यूनिट, एक बार यूनिट विजिट करते हैं अपन, कि मुझे बताओ सिस्टम बताओ थोड़ा सा, प्रोडक्शन का आप लोग क्या सिस्टम ऑप्ट करते हो, कितनी इनपुट है, कितनी आउटपुट निकलती है, कितनी वेस्टेज है, वेस्टेज नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। अब मुझे तो पता है कि नॉर्मल जो है वो कॉस्ट का ही पार्ट होती है, एंड अब नॉर्मल जो है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। कहीं ऐसा ना हो अब नॉर्मल वेस्टेज भी आपने कॉस्ट ऑफ यूनिट का पार्ट बना दी। तो लेट मी क्लियर कि मुझे पहले एक बार प्रोडक्शन प्रोसेस समझाया जाए, ताकि मैं एक बार चेकआउट करूं कहीं आपने कहीं जो वे आउट है चार्जिंग का, कहीं आपने जो स्टोर्स में से मान लो रॉ मटेरियल क्या करा, इशू करा, कहीं वो गलत कॉस्ट पे इशू तो नहीं कर दिया, क्योंकि उस हर चीज का इंपैक्ट डायरेक्टली किस पे होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा। आगे बढ़िए। यस, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये तो हो चुका। यस, बिहेवियरल साइंस, हाँ जी। Auditor has to deal with many personnel. Many personnel means various people in the entity or outside the entity। जब आप उनका ऑडिट करने जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ आपकी बातचीत होती है। क्लियर? यस, ही हैज टू ऑब्टेन, हाँ जी, Explanation from the client, staff and management. and moreover he has to direct and supervise his own audit staff also। सर आप एक चीज समझो, जब आप ऑडिट करने जाते हैं एज अ सीनियर, आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने अपना स्टाफ तो संभालना ही संभालना है, इवन क्लाइंट का स्टाफ भी आपने क्या करना है, संभालना है। उनसे जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो जो पॉइंट्स आपने पूछने हैं, हर चीज प्रॉपर ऑर्डर में हो। मेरी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। मैंने कल ही अपनी टीम को नहीं संभालना, इनको तो संभाल लूंगा ही, प्लस क्लाइंट का स्टाफ कोई ऊंच नीच ना करे, कोई किसी बात को लेकर कोई डिफरेंसेस ना लेकर आए, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, मुझे मेरा काम प्रॉपरली टाइमली मिले, तब जाके ऑडिट आपका क्या होगा, इफेक्टिव होगा एंड एफिशिएंट होगा, नहीं तो अदरवाइज नुकसान ही नुकसान। आगे, ही शुड हैव द मेन चीज क्या लिखा हुआ है, टैक्ट। ये सबसे जरूरी चीज है सर, ये सबसे जरूरी चीज है। बीइंग अ सीए यू मस्ट बी अ टैक्टफुल पर्सन। टैक्टफुल होने का मतलब क्या होता है कि एक तरीका सर, आपके अंदर एक वे आउट होना चाहिए किसी भी काम को सॉर्ट आउट करने। तुम्हें दुनिया भर में अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, रंगीन लोग मिलेंगे, कोई कैसा होगा कोई कैसा होगा, बट तुम्हारे अंदर टैक्ट होना चाहिए उस पर्सन के साथ डील करने का, कि उस पर्सन की ना, मैं जो 2-4 मिनट लेकर पहले तो उसको मैं समझ रहा हूं कि ये किस नेचर का बंदा है, फिर मैं उसको अपने तरीके से क्या करूंगा, टैक्टफुली सर मैनेज करूंगा और अपनी इंफॉर्मेशन क्या करूंगा, ऑब्टेन करूंगा। अब कई पर्सन होते हैं वो तो डे वन से मतलब बड़ा इजीली आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, कई होते हैं थोड़े टेढ़े, तो उनको सीधे कैसे करना पता है वो मुझे भी पता है। तो इसीलिए यू मस्ट भी क्या होने चाहिए, टैक्टफुल होने चाहिए, तो जाके सर ये ऑडिट आपका कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज अगर मैनेजमेंट के भरोसे बैठ गए ना, मैनेजमेंट तो इजीली आपको डाटा देगी नहीं। देखो सर एक सिंपल सा वे आउट होता है, मैनेजमेंट को भी पता है कि डेड लिमिट तेरी भी है, कि मेरे पास यहाँ पे तू सदा तो बैठेगा नहीं, मैक्सिमम कितने दिन के लिए आया होगा, 1 वीक या 10 डेज, जिसमें से मैक्सिमम डेज तो मैंने तेरे खराब करवाने। क्लियर? क्यों? जितना टाइम तेरा मैं वेस्ट करवाऊंगा, लास्ट में तुम उतनी ही जल्दी करोगे इस ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए, और मैं यही चाहता हूं, क्योंकि मैनेजमेंट तो यही चाहती है कि अगर ये डिटेल में चेक करने लग गया, 100% गलती निकलेगी, वो तो मुझे भी पता है। मेरा काम अगर मान लो कुछ चेक करने आ रहा है, मेरे मन में फिर भी डर तो होगा कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट निकल जाए। अब मुझे पता है कि इनकी है डेड लिमिट। अब जैसे इंडिया, वाई इंडिया इज एट द लास्ट मिनट, हमेशा ड्यू डेट के लास्ट में आते हैं जितने अकाउंटेंट्स आते हैं, सर ऑडिट है जी, सर ऑडिट है जी। जबकि तुझे पता है ईयर एंड कब का क्लोज हो चुका, हर बंदा कब आएगा, सितंबर में आएगा। वो क्यों आएगा? क्लाइंट को तो कुछ पता ही नहीं होता, वो कहता है अकाउंटेंट अपने आप करवा लाएगा जब मर्जी। अकाउंटेंट तो खुद चाहता है कि सीए साहब फटाफट 2 दिन लगाएं, निपटाएं, ईयर क्लोज हो। मैं तो कह दूंगा जी मैंने तो ऑडिट करवा दिया था, कल को अगर गलती निकली तो किस पे पड़ेगी, सीए पे पड़ेगी। और इस मौके पे लास्ट मिनट रश पे इसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि ये ईच एंड एंट्री चेक कर पाए, देख सके, वो छोड़ दे। लास्ट मिनट में तो अपने पास भी क्या होता है, तो भाई 60 ऑडिट्स पड़े हैं, निपटाओ इसको, जितने आर्टिकल बैठे हैं खत्म करो इसको, इतना टाइम नहीं है अपने पास। क्यों? डेड लिमिट आ रही है। अब वही क्लाइंट अगर मेरे पास कब आ जाए, अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में, मैं तो वेला बैठा,
मैं रोज तंग करूंगा, ऐसे करिए कागज लेके आज ये इन्फॉर्मेशन दे, मुझे एक ऐसी शीट बना कर दे, वो अकाउंटेंट परेशान हो जाएगा, मैनेजमेंट परेशान हो जाएगी। इसीलिए मैनेजमेंट जल्दी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन देने में राजी नहीं। अब लाइक बैंक ऑडिट्स का सीन बता रहा हूं। बैंक ऑडिट्स में अप्रैल एंड स्टार्टिंग में बैंक ऑडिट्स आते हैं। बैंक ऑडिट्स के लिए डेड लिमिट फिक्स होती है कि इतनी तारीख तक आपको रिपोर्ट क्या करनी है, सबमिट करनी है। कि आप विजिट करिए ब्रांचेस में एंड उनका डाटा लीजिए, ऑडिट करिए और हमें डायरेक्टली टू द हेड ऑफिस रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट क्या करें, जब वहां पे जाते हैं पहले 2-3 दिन तो वो डाटा ही नहीं प्रोवाइड करते। खाने पिलाने पे पूरा ध्यान रखेंगे, सीए साहब क्या खाओगे, कहीं दूर चलते हैं, मैं कहा क्यों, नजदीक से कुछ मिलता नहीं, कोई नहीं सर कर लेंगे काम। उनको यही चीज होती है कि जितने दिन इसके वेस्ट होंगे ना, उतना ये बाद में काम को क्या करेगा, स्किप करेगा एंड इजीली रिपोर्ट सबमिट कर कर चला जाएगा। हम तो खुद यही चाहते हैं। तो इसीलिए यू मस्ट भी क्या होने चाहिए, टैक्टफुल। अब हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली खाने पीने पे भी ध्यान रखते हैं, काम पे कि कोई बात नहीं, ये तो हम खा रहे हैं, आप ऐसे करो, ये रजिस्टर लेकर आओ, ये पॉइंट लेकर आओ, ये इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट मुझे शाम को डेस्क पे चाहिए। अगर ना हुई फिर मैं जानू, मेरा काम जानू। फिर कहता है यार ये बंदा टैक्टफुल है, इसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करा इसने, रिपोर्ट में क्या कर देना है, मेंशन। तो मुझे सबसे काम लेना आना चाहिए कि अल्टीमेटली किस पर्सन की नेचर कैसी है एंड उससे कैसे काम लेना है, दैट इज कॉल्ड एज टैक्टफुल। एंड लास्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस, ही शुड हैव नॉलेज of financial techniques like ratio analysis, fund flows analysis एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक्स जो आपके नॉर्मल ऑडिट में भी काम आते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट। यही एफएम के अंदर टॉपिक्स तुम पढ़ोगे, रेशियो एनालिसिस करोगे। चलो फंड फ्लो तो नहीं, कैश फ्लो आप ऑलरेडी अकाउंट्स कर चुके हैं। एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक आपके एफएम का, जिसमें आई थिंक सो 8 से 10 लेक्चर बड़े आराम से लगते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ये भी आपको मिलेगा, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना। क्योंकि वन ऑफ द रिपोर्टिंग एरिया कहीं ना कहीं मेरा वो भी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वर्किंग कैपिटल का भी क्या है, रोल प्ले है। नेक्स्ट इज दिस विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड एंड क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन क्या लिखा हुआ है, बेटर। क्लियर। सो दिस इज जस्ट अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, कि नॉलेज पर्पस से आपको इनका पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली सर दीज आर द अदर डिसिप्लिन्स कि जिनके बिना आपका ऑडिट इतना इजीली पॉसिबल नहीं। चलिए एक छोटा सा डिफरेंस है सर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बीच में, पढ़िए जी। हाँ जी। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing financial information. सर अकाउंटिंग तो जस्ट अपने आप में क्या है, डाटा मेंटेन करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एंड उसको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करना। एक्चुअल में उसकी एग्जामिनेशन तो किसके अंदर होती है, ऑडिट। अकाउंटिंग में तो आपने डाटा मेंटेन किया है, उसको क्लासिफाई करा है, समराइज करा है, रिकॉर्ड करा है, बट उसकी एक्चुअल रिव्यू किसमें होगा, वो ऑडिटिंग के अंदर होगा। पढ़िए। यस, इट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information of an entity to express an opinion there. वो मोटिव हमारा वेरी क्लियर था कि सर ऑडिट करवाने का जो मेन मोटिव था वो क्या था अपने आप में, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। यस, फंक्शन इट रिकॉर्ड्स, हाँ जी, financial aspects of entity. Auditing examines the financial information. बिल्कुल। एनी पर्सन हैविंग गुड नॉलेज, सर अकाउंटिंग तो कोई भी कर सकता है, जिसके पास अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज हो वो हर पर्सन अकाउंटिंग कर सकता है, बट ऑडिटिंग हर पर्सन नहीं कर सकता। ऑडिटिंग सिर्फ और सिर्फ जैसे स्टैट ऑडिट, ये मैंडेटरी स्टैट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय किसके द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड नॉट कल्ला चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। आगे प्रिंसिपल्स की बात की जाए सर, अकाउंटिंग चलती है एज पर द एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ऑडिटिंग चलती है एज पर एसए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो दोनों का बेस अलग अलग है। आगे नेक्स्ट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर एक बात बताइए, अकाउंटिंग करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट। क्लियर। सो बेसिकली टू मेंटेन अकाउंट्स, हाँ जी, एंड प्रिपेयर financial statements the responsibility of the management. और इधर टू कंडक्ट ऑडिट इन एन इफेक्टिव वे इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, मैनेजमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। अगर ये दोनों पार्टीज अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइमली पूरा करें तो ऑडिट आपका इफेक्टिवली क्यों नहीं होगा। मेरा काम था रिव्यू करना, मेरे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनकर आएंगी मैं तो उसी को क्या करूंगा, पर्टिकुलरली रिव्यू करूंगा एंड उसके ऊपर अपनी ओपिनियन क्या कर दूंगा, प्रेस्क्राइब कर दूंगा। नेक्स्ट इज एक्सपर्टीज।
सर इधर आप क्या होने चाहिए, अकाउंट्स के एक्सपर्ट, इधर अकाउंटिंग एज वेल एज क्या लिखा हुआ है, ऑडिटिंग। बाकी पार्शियल एक्सपर्टीज तो आपने पढ़ ही ली कि पीछे और भी डिसिप्लिन हैं जिनमें आपको पार्शियली एक्सपर्टीज तो रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, टाइमिंग की बात करें सर, अकाउंटिंग क्या होगी, पहले होगी, एंड ऑडिटिंग उसी के बाद क्या हो पाएगी, स्टार्ट हो पाएगी। क्योंकि ऑडिटिंग है ही क्या, रिव्यू। रिव्यू किस चीज का होगा, जो पहले हुआ होगा। तो पहले अकाउंटिंग होगी, देन आफ्टर दैट क्या पॉसिबल हो पाएगा, ऑडिटिंग। पढ़िए, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, हाँ जी, by management prior to get them audited. And auditing is the examination of the FI, thus can't be conducted prior to the accounting. चलिए, अब नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट आता है बड़ा अच्छा, ये तो जस्ट एक नॉमिनल से टॉपिक थे, मिनिमल से टॉपिक थे। द कॉन्सेप्ट इज क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। यहाँ पे जो तुम पॉइंट्स पढ़ रहे हो, ये सारे पॉइंट्स आपके चाहे एथिक्स पॉइंट से कह लो, जो आप लोग एक प्रोफेशनल एथिक्स की तरह वर्ड यूज कर रहे थे, काफी वर्ड्स बैक टू बैक इनमें से क्या होंगे, रिपीट। सबसे पहली चीज जो एक ऑडिटर से एक्सपेक्ट की जाती है, एक क्वालिटी जो एक्सपेक्ट की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेग्रिटी। एंड इंटेग्रिटी मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, टू बी डायरेक्ट, जिसको वर्ड बोलते हैं, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, जो है क्लियरली स्पेल आउट करेंगे। पढ़िए, यस ऑडिटर शुड बी, यस प्लीज, honest, sincere and straightforward while performing his, क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल। आपका कौन सा किसी बेईमानी का कोई पॉइंट है, मेरा उस एक चीज बताओ, मेरा उसमें क्या इंटरेस्ट होगा पर्टिकुलर। आपने अपनी एंटिटी का ऑडिट करवाने के लिए एक ओपिनियन प्रेस्क्राइब करवाने के लिए मुझे अपॉइंट करा, तो मेरा तो वही ड्यूटी बनती है कि मैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज के टाइम पे ऑनेस्ट रहूं, सिंसियर रहूं एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। घुमा फिरा के करने के वाली बात अपनी नहीं है। जो पॉइंट होगा मैं डायरेक्टली आपकी रिपोर्ट के थ्रू उसको क्या कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा। नंबर 2, साथ में इंटेग्रिटी के साथ में अगर एक वर्ड अटैच कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा, दैट इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द ऑडिटर्स क्वालिटी। कि सर अगर उस इंटेग्रिटी के साथ अगर एक प्लस पॉइंट जो सबसे बढ़िया होगा, अगर इंडिपेंडेंस साथ में अटैच हो जाए ना, बहुत मजेदार चीज, फिर हम कहेंगे वाकई में जो ऑडिट करवाया गया ना, वो वाकई में क्या है, इफेक्टिव। अदरवाइज ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी, खाना पूर्ति लगती है कि आपने एक पर्सन को बुलाया, उसका ओपिनियन सा प्रेस्क्राइब करा, बट उसने भी तो वही कहा जो मैनेजमेंट कह रही थी, फिर फायदा क्या हुआ। तो उस इंटेग्रिटी, उस ईमानदारी के साथ अगर इंडिपेंडेंस, आजाद जिसको कहते हैं, फ्री माइंड, दैट यू विल नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द अदर, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे, आपके मन में जो आएगा आप वही ओपिनियन प्रेस्क्राइब करो। डरना नहीं है, थ्रेट नहीं है, किसी को लेकर आपने घबराना नहीं है, तेरे माइंड में जो आए तो फ्री माइंड अपनी क्या दे, ओपिनियन दे। पढ़िए, यस ही शुड नॉट subordinate his judgment to the will of others. दैट इज क्लाइंट या कोई अदर पर्सन। जरूरी नहीं इकल्ला क्लाइंट होगा, समटाइम किसी अदर पर्सन के इन्फ्लुएंस के कारण, किसी अदर पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर मैंने ओपिनियन क्या कर दी सर, आपकी इंडिपेंडेंट की बजाय डिपेंडेंट कर दी, उस पर्सन की विल के अकॉर्डिंग टू क्या कर दी मैंने, जजमेंट पास कर दी, गलत चीज। नंबर 2, ही शुड बी फ्री ऑफ क्या लिखा हुआ है, एनी इंटरेस्ट। आपने लॉ में चैप्टर पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 10 कंपनी ऑडिट एंड इट्स ऑडिटर के रिगार्डिंग, आपने वहां पे ऑडिटर की क्या पढ़ी थी, डिस्क्वालिफिकेशन। एंड उन डिस्क्वालिफिकेशंस में आपने देखा होगा वो 8-9 पॉइंट जितने भी थे, उन सारे पॉइंट्स में कोशिश ये की गई थी कि उसका कंपनी के साथ कोई भी इंटरेस्ट ना हो, जिसको कहते हैं दूर दूर तक तेरा कोई भी रिलेशन ना हो। एंड सर नॉट ओनली कंपनी, समटाइम्स तो होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, दूर दूर तक आपने मेरी रिलेटेड कंपनीज के साथ भी कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं होने दिया। हम यही चाहते हैं, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट पर्सन जो फ्री ऑफ एनी इंटरेस्ट क्या करे, काम। क्योंकि नेचुरली अगर उसका कोई ना कोई स्टेक, कोई ना कोई होल्ड, कोई ना कोई इंटरेस्ट अगर कंपनी में हुआ ना, वो इन्फ्लुएंस्ड होगा, वो हमेशा उन्हीं की फेवर की बात करेगा जिसके लिए वो आया है। हम चाहते हैं कि वो अपने लिए आए, ना कि किसी के लिए। पढ़िए, यस प्लीज, अपरेंटली एज वेल एज क्या लिखा हुआ है, ना तो रियलिटी में ना देखने में। अपरेंटली मींस ऊपर ऊपर से, कि पर्टिकुलरली ना तो रियलिटी में उसका कोई इंटरेस्ट हो, ना देखने से लगे, सिंपल सी बात। हम तो कहते हैं जी दूर दूर तक उस बंदे का हमारी कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए,
ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन ढूंढो और वो हमारी एंटिटी का क्या करे, ऑडिट कंडक्ट करे। नेक्स्ट इज ही शुड ऑडिट दी, यस प्लीज, financial statements prepared by the management in unbiased अंडरलाइन way. इन अनबायस्ड वे। अनबायस्ड वे का मतलब आपने क्या पढ़ा था कि सर, दैट इज कि किसी तरह की बायसनेस आपकी इन्वॉल्व, पार्शियलिटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। विदाउट पार्शियलिटी, इम्पार्शियल होकर आप उस एंटिटी का क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट इज नॉलेज। हाँ जी, नॉलेज हमारा हो चुका था वर्ड पीछे। सर ही शुड हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। सबसे पहले तो क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की नॉलेज, इकोनॉमिक ट्रेंड्स की नॉलेज आपको होना बड़ा जरूरी। बिकॉज एक एक सीए, एक ऑडिटर जो जाना जाता है ना, वो अपनी नॉलेज के लिए जाना जाता है कि दैट मीन्स इसको वेरियस एनेक्टमेंट्स, वेरियस सिनारियोस की क्या होती है, नॉलेज। आप कभी भी देखना, आफ्टर बिकमिंग अ सीए आपको एक मार्केट में क्रेडिबिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है, एक वैल्यू। चाहे कोई बड़ा पर्सन होगा, वो स्टिल दिमाग के मामले में, नॉलेज के मामले में वो किसको मानेगा, आपको मानेगा, अपने आप को नहीं मानेगा। वो फिर भी हर बात में रेपुटेशन किसकी मानेगा, सीए की मानेगा, बिकॉज सर यू आर एनरिच्ड विद द नॉलेज। इतनी स्टडी करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, पेपर एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको ये डिग्री मिली है, दैट मीन्स सर कोई बात तो होगी। अब पर्टिकुलरली हम तो ये चीज क्या करते हैं, फील करते हैं कि हमसे बड़े भी जो हैं, चाहे बेशक वो नॉलेज ऑब्टेन करते हैं वट एवर, बट वो ऑलवेज रेप्यूट किसको देते हैं, हमें, कि सर नॉलेज के मामले सीए साहब है, सीए साहब। चाहे बेशक उसके बारे में मुझे पता भी ना हो, नॉलेज भी ना हो, बट स्टिल वो क्रेडिबिलिटी किसको देंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, बिकॉज एक सीए की ये क्वालिटी है, क्वालिटी है, एक नॉलेजेबल पर्सन। सोसाइटी आपको कल को एज अ इजिली ऑप्ट क्यों करती है, लोग आपको मतलब अपने सर्कल में इजिली ऑप्ट क्यों करेंगे, बिकॉज यू हैव अ माइंड, यू हैव नॉलेज अबाउट द वेरियस थिंग्स, वेरियस एनेक्टमेंट्स। हर पर्सन आपको इजिली अपने सर्कल में क्या करेगा, एड ऑन करेगा, यार इस पर्सन को लेकर आओ। एक माइंड, एक दिमाग हम अपने बीच में लेके आ रहे हैं कि शायद हमें उन मैटर्स के बारे में नॉलेज ना हो, हमें इनसे नॉलेज मिलेगी। पढ़ा लिखा पर्सन है, एजुकेटेड है, दैट इज द थिंग। तो ये वन ऑफ द क्वालिटी है जो एक ऑडिटर से एक्सपेक्ट की जाती है, दैट यू आर नॉलेजेबल पर्सन। जैसे अवेयरनेस अबाउट, हाँ जी, Like taxation laws, Contract Act, Partnership Act, Companies Act is also required and he must continuously। और सबसे जरूरी चीज तो ये है, ये एक बार डिग्री अगर आपने पास पास कर ली तो इसका मतलब वो नॉलेज आपके पक्के ही फीड हो गई क्या, उसको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, अपडेट भी तो करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली बात करें, एज अ पुराने सीए जितने भी हैं, उनकी एक्सपर्टीज जीएसटी में इतनी नहीं बैठ रही। उसका कारण क्या है, जीएसटी अपने आप में क्या है, नया एक्ट में। अब जिन स्टूडेंट्स ने, जैसे आप लोग हो, आप लोग पेपर पास करोगे प्रॉपर 100 मार्क्स का जीएसटी का, इंटर में भी पढ़ा, फाइनल्स में तो पूरा 100 मार्क्स का है, तो आई थिंक सो आपकी नॉलेज कल को हमसे क्या होगी, बेटर होगी। उसका कारण क्योंकि हमारे सर्विस, हमारे अपने स्टडी पार्ट में क्या था, सर्विस टैक्स, वैट, जीएसटी एट दैट टाइम था ही नहीं। हमने पढ़ा ही क्या है, पुराने लॉस, तो नेचुरली सर फर्क तो मिलेगा मिलेगा। अब अगर मैं उसको टाइमली अपडेट करूं, मैंने पर्टिकुलर क्या करा, जब 2017 में जीएसटी आया, प्रॉपर एक बुक लेकर, आईडीटी पढ़ा तो हुआ था, प्रॉपर बुक लेकर, एक रेकनर लेकर उसको क्या करा, रीड आउट कर, कि जीएसटी को एक बार चेकआउट तो करें कि जीएसटी में क्या प्रोविजन रखेगी, किन किन को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि अगर मैं अपने आप को अपडेट ना करता, मार्केट से बाहर हो जाता, समझे ना। तो आपको अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे इस प्रोफेशन में भी हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि टाइमली मान लो सिलेबस में, जबकि May 24 इज द बिगेस्ट चेंज था, कि जो पहले सिलेबस नहीं थे वो बिल्कुल क्या कर दिए गए, चेंज। हमने अकॉर्डिंग टू दैट सारा सिस्टम क्या करा, अपडेट करा। ये पढ़िए, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट, यस प्लीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ जी। During the conduct of the audit, he has to interact with various officers and staff of the organization. And third part is thus he require good oral and word क्या लिखा हुआ है, written communication abilities। ये सबसे जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी चीज है जो एक सीए के लिए चाहिए। और अपना सीए स्टूडेंट इसी वजह से मार खा, इसी वजह से मार खा रहा है पर्टिकुलरली, कि उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं।
उनमें इस कम्युनिकेशन एटिकेट्स नहीं है, सिंपल सी बात। उनको यही नहीं पता हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव। बिकॉज सर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कितने लोगों के साथ आपका डेली इंटरेक्शन होगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ बिहेविंग, आपके ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशंस इतने इफेक्टिव होने चाहिए, इतने बढ़िया होने चाहिए, दैट मीन सामने वाला पर्सन आपसे इंप्रेस्ड हो कि वाकई में यार पर्सन को मिला हूं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं मिला हूं। एक ऐसा आपका क्या होना चाहिए, होराइजन होना चाहिए, एक ऐसा आपका इंप्रेशन होना चाहिए कि किसी पर्सन से अगर हम मिले तो वाकई अगला याद करे कि सर उस पर्सन से मिले थे। बेशक वो इमीडिएटली कभी काम नहीं देगा, बट एक बार अगर वो तुम्हारे माइंड में बैठ गया ना, अगर अपनी इमेज, अपना नाम उसके दिमाग में बैठ गया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये भी प्रैक्टिस करते हैं, वहां करते हैं, अच्छा जी, कभी ना कभी वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम खुद नहीं देगा, किसी को दिलवाएगा। किसी को जरूरत होगी, ओ तुझे सीए को मैम लगता बड़ा अच्छा पर्सन है, क्यों? वो इंप्रेस्ड किससे हुआ? जस्ट ओनली वन वर्ड, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कोई अपना बिजनेस तो है ही लिंक से है। जितने लिंक्स बनाओगे, जितना नेक्स्ट आगे बढ़िया से बढ़िया लिंक जनरेट करोगे, ऑटोमेटिकली काम तेरे पास आएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड एडवर्टीजमेंट करना तो हमारे में वैसे ही अलाउड नहीं। अपने प्रोफेशन में कभी किसी सीए की एडवर्टीजमेंट आपने देखी है? किसी सीए की कि ओपन मार्केट में बोर्ड लगा के रखे हुए हैं, जैसे फ्लेक्सें लगी होती हैं, यहां रिटर्न सस्ती भरी जाती हैं, सेल सेल सेल, कभी देखा हो? कभी नहीं देखा हो। वन इज डॉक्टर्स, उनके केस में भी एडवर्टीजमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, अपने प्रोफेशन में तो स्पेशली, ये अपना कोड ऑफ एथिक्स है। डिजिटल वर्ल्ड में थोड़ा सा अलाउ कर दिया इन दिनों, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। अदरवाइज ओपन प्रोपेगेंडा करना, ओपन एडवर्टीजमेंट करना, ये हमारे आईसीआई के रूल्स के खिलाफ। आप लोगों को अप्रोच नहीं करोगे, लोग आपको अप्रोच करेंगे बीइंग अ प्रोफेशनल किसी, ये साहब मुझे आपकी सर्विस चाहिए। दिस इज द कोड ऑफ एथिक्स एंड दैट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू वन वर्ड, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कि अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो साइड बाय साइड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नॉलेज से भरपूर है, भरी हुई नॉलेज, बट वो अपनी बात कन्वे ही नहीं कर सकते। वो अपना पॉइंट सामने वाले के दिमाग तक पहुंचा ही नहीं सकते कि वो कहना क्या चाह रहे। अगला वहीं पे कहता है यार पता नहीं ये सॉर्ट आउट कर रहा है, क्या खुद को कंफ्यूज कर रहा है, हमें यही नहीं समझ आ रहा, ये क्या सीए हमारा काम संभालेगा। तभी बी क्लियर अबाउट योर थॉट्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बढ़िया, हमारे पास यहाँ पे डे टू डे लॉट ऑफ पेरेंट्स आते हैं, अलग अलग नेचर के आते हैं, पता नहीं कौन कैसी नेचर का है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हमने इस टीचिंग के थ्रू सीखी हैं, या इस प्रोफेशन के थ्रू अगर सीखी हैं, तभी तो वो डील्स ओके हो पा रही, तभी तो वो मेरे क्लाइंट्स डील सेटिस्फाइड कर पा रहे, नहीं तो डील लॉक ही ना हो। अब उसका एक वे आउट सीखना पड़ेगा कि सर हाउ टू कम्युनिकेट। तभी आप लोगों के करिकुलम में भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इन्होंने आईटी के साथ एक ओपी सॉरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एंड ऐसे ही आपके फाइनल से पहले एमसीएस की ट्रेनिंग, वो जो 15-15 दिन की जो ट्रेनिंग रखी जाती है, उसका मेन मेन मोटिव ये होता है कि बच्चों को थोड़ा कम्युनिकेशन वे आउट सिखाया जाए, कि हमारा जो सीए है, हमारा जो ये ऑडिटर है, ये और किसी चीज से मार नहीं खा रहा, जस्ट ओनली वन, एमबीए से हम लोग 100 गुना बेहतर हैं, और एमबीए हमसे एक चीज के लिए बेहतर है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। वो ऐसे बंदे हैं जी, वो गंजे को भी कंघी बेच दें, उनका वो हिसाब है, इतने मास्टर बना रहे उनकी। तुमने देखा एमबीए वालों की डेली क्लास रूटीन क्या होती है? प्रेजेंटेशंस। रैंडमली बस टॉपिक दिया, 1 आवर का टाइम है, आप सबकी प्रेजेंटेशन हुई। साल में कितनी प्रेजेंटेशन है तो उन्होंने कॉलेज में दे दी, इतना ज्यादा उनको फियरलेस कर दिया, उनका ना वो स्टेज फियर खत्म हो गया। जैसे आज भी अपने लोगों में अगर पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे आकर कहूं, चाहे 6% बैठे हो कि 2 मिनट कुछ बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाओगे, दैट इज स्टेज फियर। ये चीजें सिखानी पड़ती हैं, ये चीज कमी दूर करनी पड़ती है सर। जिस दिन आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जिस दिन आप अपने आप को यार इतना बेटर प्रोडक्ट आप लोग लेकर बैठे हैं अपने आप में, बट वही बात आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को दिखा ही नहीं पा रहे कि सर हमारे अंदर क्या नॉलेज कंटेन्ड है, और वो किस चीज से पॉसिबल होगी? सिर्फ कम्युनिकेशन से।
तो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो आपको 1-to-1 चाहिए। एंड ये पर्टिकुलरली जो आप सेशन अभी आप ले भी रहे हैं सर, ये इंटरेक्टिव किसके थ्रू पॉसिबल, अगर आप थोड़े कम्युनिकेटिव। अदरवाइज नॉर्मली वो भी स्टूडेंट्स होते हैं, बस मैं बुला ही जा रहा हूं, आवाज दे रहा हूं, मतलब ही नहीं, बोल ही नहीं, वो जस्ट वन वे कम्युनिकेशन होगा और वो कुछ ही दिन होगा। हमारा सिंपल सा फंड है जी, पर्टिकुलर अगर मुझे क्लास में कोई इंटरेक्शन नहीं दिखी, मैं क्लास नहीं लूंगा। मेरे को पैसे लेके बिठाया थोड़ी तुमने, पढ़ना किसने है, आपने। आप भी तो अगर कम्युनिकेटिव होंगे, प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेंगे, यस सर समझ आ रहा है, ये डाउट है, तभी तो सेशंस क्या बनेंगे, इंटरेक्टिव बनेंगे। अदरवाइज वो भी है, मैं लेक्चर देके चला गया, आप अपना सो के चले गए, ठीक है जी, उसका क्या फायदा। हम कहते नहीं वहां पे यार इंटरेक्टिव नहीं है सेशन। इंटरेक्टिव कैसे होगा, जब आप क्या होंगे, कम्युनिकेट। पढ़िए, नेक्स्ट इज टैक्ट। हाँ जी, ही मस्ट बी एबल टू डील, ये तो आ चुका पहले वाला वर्ड, कि सर आपको नहीं पता कि आपकी दुनियादारी से किस किन लोगों से डील होगी, कैसे कैसे लोग आपको डेली लाइफ में मिलेंगे। सो यू मस्ट बी क्या होने चाहिए, टैक्टफुल। आपको एक तरीका आना चाहिए, किस चीज का, हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट, कि उससे इंफॉर्मेशन निकलवाए कैसे, वो तरीका मुझे पता। एंड सीनियर्स आर ऑलवेज सीनियर सर, वाकई में एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। उनको काम करने के वे आउट पता होते हैं जी। आपा लोग, हम कहते हैं हम भी आज की डेट में सीख रहे हैं, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। हम अपने सीनियर से सीख रहे हैं, शायद आप हमसे कुछ सीख रहे हो तो अलग बात है, बट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज एक्सपीरियंस। काम करने के तरीके पता है जी, प्रॉब्लम लेकर जाके सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसको कैसे सॉर्ट आउट करें, सिंपल, इसको ऐसे कर ले। अगले का 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस ऐसी थोड़ी उसने बाल सफेद करे, उसको पता है कि मेरे डेली लाइफ में कितने लोगों ने कैसा गुस्सा कुछ करा, कैसे मैंने इंफॉर्मेशन उनसे निकाली, मैं को तरीका बताता हूँ, तू ऐसे कर, इंफॉर्मेशन उससे ना ऐसे लियो, फिर वो देगा। मैं टैक्ट बताऊंगा, एक वे आउट बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज टैक्ट। ऑडिटर सर तेज चालाक होंगे तभी बच पाएंगे, नहीं अदरवाइज मैनेजमेंट तो पट्टी पड़ा के बैठी है कि ऑडिटर को आने दे, उन्होंने अपनी स्पीच तैयार कर रखी है पहले ही, ऑडिटर आएगा ये बताएंगे। बट मैंने उनकी बातों पे ऐसे विश्वास नहीं करना ना। आप सामने से क्या होने चाहिए, टैक्टफुल। आगे, नेक्स्ट जजमेंट, यस प्लीज, ही शुड बी कैपेबल टू taking firm judgment as to which items are to be checked and what should be the sample. बिल्कुल सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या यहाँ पे, कि यू मस्ट बी जजमेंट। एंड जजमेंटल होने का मतलब क्या है सर, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग मींस ये नहीं है कि खुद ही सोच में पड़ गए क्या करें क्या ना करें। इजीली सर फाइंड आउट करो कौन सी आइटम चेक करनी है, नहीं करनी है, कितने हद तक करनी है, कब करनी है, सारे सवाल आपके इमीडिएटली रिप्लाई। अदरवाइज 10 में से 4 दिन तो तूने सोचने पे लगा दिए, ऐसा तू 6 दिन में ऑडिट करेगा। सर क्विकली, इतना टाइम नहीं है, जजमेंटल, इमीडिएटली डिसीजन बनाओ, खत्म। एंड जो पर्सन ज्यादा सोचता है ना, वो सोचता ही रह जाता है, वो सोचते रहता है। अपना सीधा सा फंड है, आर या पार, बस, कोई तीसरा वर्ड ही नहीं है, या तो करेंगे या नहीं करेंगे। इतना टाइम नहीं है कि सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, फिर तो सोचते रह जाएंगे। जितना टाइम सोचने पे लगा रहा है उतना टाइम करने पे लगा ले। हमारा सीधा सा फंड है जी, जजमेंटल है। कोई चीज देखी खराब है, टाइम सबसे ज्यादा प्रीशियस है, मनी से भी प्रीशियस आज की डेट में क्या है, टाइम। टाइम की कदर करो, वही आप 2 पैसे कहीं और से बना लोगे। आप वही टाइम वेस्टेज करिए, जो चीज है जजमेंटल सर, डिसीजन लो, काम खत्म, ये चेक करना है ये नहीं करना, इस क्लाइंट का इतने बजे खत्म करके नेक्स्ट आगे उधर जाना है अपन, ये पॉइंट। आगे, यस, लॉजिकल स्किल्स, ही मस्ट बी एबल टू, क्या लिखा हुआ है, एंड इंटरप्रेट प्रॉब्लम्स। यू आर द बेस्ट इंटरप्रेटर होने चाहिए, कि आप उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हुए, बात बताओ, ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे तो कर लिए, एविडेंसेस इतने इकट्ठे कर लिए कि मैं खुद उनमें खो गया, उनसे बाहर ना निकल पाऊं, ऐसे कंक्लूजन, ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट करने का फायदा क्या। सर एविडेंसेस वो कलेक्ट करो जो ठोस सबूत हो, जो आपको किसी कंक्लूजन तक लेके जा सके, एंड आप उसको इंटरप्रेट करते हुए, मीनिंग ड्रॉ करते हुए अपनी ओपिनियन क्या करें, प्रेस्क्राइब करें। नहीं अदरवाइज लोगों को आदत होती है, वेरियस 10-12 एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए, बाद में खुद ही खो गए, यस करूं या नो करूं। तो पहले आप उसमें से एनालिसिस करिए, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, इंटरप्रेट करिए क्या रिजल्ट होना चाहिए, फाइनली दिस इज द क्रक्स। आगे, नेक्स्ट इज टेक्निकल स्किल्स, ही मस्ट हैव एक्सपर्टीज ओवर, हाँ जी, Accounting and auditing matters,
He should have exhaustive knowledge of accounting in all its exhaustive means wide knowledge of accounting in all its, क्या लिखा हुआ है, branches. In branches मतलब like cost accounting, management accounting, financial accounting, जो भी वेरियस अकाउंटिंग के साथ आप डील करते हैं, उन वेरियस अकाउंटिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट, मोर ओवर ही शुड बी अवेयर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द, किसमें, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सो दैट ही कैन परफॉर्म ऑडिट इन इफेक्टिव. अब जैसे टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड्स क्या होते रहते हैं, रिवाइज, तो उन रिवीजन्स को आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम. जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होता, बेशक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बुकलेट हम आपको इशू कर देते हैं, बट लेटेस्ट बुक मैं ऑलवेज मंगवाता हूं एंड उनमें चेकआउट करता हूं कि इस बार कोई नई एडिशन, इस बार कोई नया क्वेश्चन ऐड ऑन हुआ हो, कोई इस बार नई कंटेंट में देखने को मिला हो. चलो आज की डेट में तो मैक्सिमम डेवलपमेंट किसमें मिल रही है, इंड एएस में. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तो है नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो वही पुराने चल रहे हैं. बट स्टिल हर साल मैं अपनी बुक क्या करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, चेक करता हूँ कि कुछ नया कंटेंट आपके लिए लिखवाने वाला हो, कोई नया कंटेंट आपको डील करवाने वाला हो. दैट इज कॉल्ड एज लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में अपने आपको क्या रखना होगा, अपडेट रखना. एंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपका सीए या प्रोफेशनल्स वर्ड जाने जाते हैं, वन इज लॉयर, सेकंड इज डॉक्टर्स, एंड नंबर थर्ड आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और द अकाउंटेंट्स लाइक सीए, सीएस, सीएम में जितने भी हैं, they are known for one word, that is confidential, which is the prime thing which any person expect from you. Because ये तीन प्रोफेशन जो मैंने बताए हैं, ये तीन प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें वो पर्सन अपना सब कुछ सरेंडर कर देगा आपके साथ. वन इज लॉयर, चेक कर लेना कभी. लॉयर भी आपको तब बचा पाएगा जब आप उसके सामने क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे, अपने लूप होल्स बताएंगे, अपने डेफिशिएंसीज बताएंगे. मन करे उसके घर वालों को भी ना पता हो, घर वालों को भी ना पता हो कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम है, किसके नहीं है, वसीयत किसके नाम है, किसके नहीं है, किसको पता होगा, उसके लॉयर को. एंड सेकंड इज डॉक्टर्स प्रोफेशन. डॉक्टर्स में भी जब तक आप खुलकर अपनी बीमारी डॉक्टर को नहीं बताएंगे, अल्टीमेटली डॉक्टर भी आपको हेल्प आउट नहीं नहीं कर पाएगा. सिंपल सी बात है. वो क्या कहेगा, सर या तो क्लियरली बताओ वट एवर. उनसे शर्माने वाला कोई पॉइंट नहीं. क्यों, उनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे तो अल्टीमेट कोई भी हेल्प आउट नहीं. सेम चीज हम हैं फाइनेंशियल डॉक्टर, नॉट फिजिकल डॉक्टर. वी आर द फाइनेंशियल डॉक्टर ऑफ अ पर्सन, जिसमें वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में सब कुछ क्या करेगा, मुझे डिस्क्लोज करेगा. बट डिस्क्लोज करते ही वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगा वन वर्ड, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियल. एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि सर ये जो फैक्ट आपने मुझे बताए, ये जो लूप होल्स आपने मुझे बताए, ये नेक्स्ट आगे मैं किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करूं. इट मस्ट बी, इट इज टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल विद मी ओनली. ये राज मेरे साथ, मेरे तक ही रहेगा, किसी आगे नहीं जाएगा. कि सर एक कान से अगर चीज सुनी ना, यही है, पास भी नहीं हुई, यही है बस. और मुझे पता है कि आपका सिस्टम क्या है. कोई दूसरा क्लाइंट, कोई इंप्लॉइज, कोई फलाने, बहुत लोग होंगे जो आपके बारे में प्रोवोक करेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे. बट मैं कभी भी आपकी कोई इंफॉर्मेशन आपसे बिना पूछे किसी से भी डिस्क्लोज नहीं करूं. सबसे पहले लोग ना यही आश्वासन दिलवाते, यही विश्वास दिलवाते कि पर्टिकुलरली एज अ सीए, एज अ डॉक्टर, पर्टिकुलर सर यू डोंट वरी, whatever you say it will be remain confidential between us. सो बेझिझक होकर आप अपना क्लियरली पॉइंट बताइए. बट अगर आप क्लियरली नहीं बताएंगे कि व्हाट यू डिड, देन हाउ कैन आई हेल्प यू. मैं भी उस केस में फिर आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा. मुझे एक्चुअल सिचुएशन बताओ, हुआ क्या था, देन मैं शायद उसका कोई सॉर्ट आउट निकाल पाऊं, कोई वे आउट निकाल पाऊं. एंड बहुत लोग होते हैं जो मतलब इन्हीं प्रोफेशनल से कोई ना कोई चीज छुपाते हैं. एंड बाद में फिर नुकसान भी किसका होता है, क्लाइंट का. सर आपने कौन सा मुझे बताया, आपने उल्टा मेरे साथ ही क्या करा, विश्वासघात करा, मुझे ही अंधेरे में रखा. अब लाइक लॉयर को आप सच नहीं बताओगे तो वो किस चीज की दलील देगा. सीए को नहीं बताओगे कि आपने एंट्रियां कैसे घुमाई प्रॉपर वे से, वो आपके लिए कैसे प्रोटेक्शन करेगा, कैसे लिए मैपिंग करेगा, पॉसिबल नहीं है. तो वन थिंग, द सबसे वन रूल, दैट इज रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी.
क्लियर? पढ़िए, ही शुड नॉट डिस्क्लोज, हाँ जी, confidential information acquired during the conduct of his professional duties टू एनी थर्ड पार्टी, टू एनी, मैंने एक बार तो वर्ड बोल दिया, एनी थर्ड पार्टी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी, परमात्मा भी सामने आके खड़ा हो जाए तो नहीं बताऊंगा। इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी आप मेरे से क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड सर दिस इज ऑल्सो जस्ट एक नॉर्मल बता रहा हूं कि ये नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, ये एक पर्सन का भी एथिक्स होने चाहिए, एक मॉरल वैल्यूज में ये वर्ड ऑलवेज एक पर्सन का ना, एक जुबान जिसको वर्ड कहते हैं अपन, एक स्टैंड, कि अगर उसको कहियोगे वही ना, बात पचती नहीं है, एक को बताई वो आगे 10 को बताएंगे बताएंगे, और बताते हुए सबको ये कहेंगे बस मैं तुझे बता रहा हूं, और किसी को नहीं बता रहा, पर पहले 10 को बता चुके होंगे। कम से कम सर कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, कुछ चीजें जो राज हैं वो आपके पास होनी चाहिए। एंड स्पेशली सर ये तो जिंदगी का रूल है नॉर्मली, अपनी कमियां तो कभी किसी को ना बताओ, कभी भी किसी को ना बताओ अपनी वीकनेसेस क्या है। सामने वाला पर्सन उस वीकनेस का क्या पॉइंट बना ले कुछ नहीं पता, स्ट्रेंथ बताते जाओ, उसमें क्या दिक्कत है, बट वीकनेस कभी भी किसी से डिस्क्लोज ना करो। एंड जब भी डिस्क्लोज करो, नेचुरली वो डिस्क्लोज कहां होती है, जहां पे क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल, कि ये पर्सन मेरे साथ कभी भी गलत नहीं करेगा, ये पर्सन ऑलवेज मेरे लिए क्या करेगा, स्टैंड करेगा। दिस काइंड ऑफ फेथ अवर क्लाइंट्स हैव ऑन अस। इसीलिए हम लोग जो जाने जाते हैं कि वो फ्री माइंड होकर अपनी 100 एंट्रियां बताएगा, पर्टिकुलरली क्या क्या पैसा उसने, करोड़ों का पैसा कहां से बनाया, क्या घुमाया। अगला क्यों आपको डिस्क्लोज करे, किसी वजह से करेगा। एंड वो वजह क्या होगी, जस्ट वन वर्ड, कि हमारे ऑडिटर्स के अंदर एक क्वालिटी दी गई है, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। अब नॉर्मली लोकल लेवल पे आपको पता है कि सारे वेल नोन होते हैं, कॉमन सीए, मेरे पास आपका भी बिजनेस है, आपका भी बिजनेस है, आपका भी है, रैंडमली आप मेरे पास ऑफिस में आकर बैठ गए और फिर उनका कैसा चल रहा है, सेल्स वूल कैसी चल रही है, मैं कहा जी पता नहीं सर, बहुत टाइम हो गया मेरी बात ही नहीं हुई, लास्ट टाइम मैं ऑफिस में था नहीं, उल्टा स्टाफ ने रिटर्न वगैरह फाइल कर दी, जबकि करी मैंने थी। मुझे पता वो पूछने हैं, वो जानबूझ के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आए कि उनका सिस्टम कैसे चल रहा है, प्रॉफिट्स में है या नहीं है। मैं कहा सर आप डायरेक्टली पूछ लो, आपके फ्रेंड सर्कल में तो है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं किसी को किसी के बारे में डिस्क्लोज क्यों करूं, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सो एक्सेप्ट व्हेन, मतलब एक्सेप्ट वर्ड यूज करना, मतलब एक्सेप्ट वर्ड यूज करना, मतलब इन केसेस में आप बता सकते हो, अदरवाइज किसी थर्ड पार्टी को आप कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। पहला, सर अगर परमिटेड बाय क्या है, फिर तो दुनिया को दे दे, अगर परमिट ही किसने कर दिया, क्लाइंट ने खुद कह दिया। अब जैसे कई बार ना बैंकर्स की डायरेक्ट कॉल आती है कि सर आपकी ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी ये फलानी फर्म की, तो हम उनके बैंक से बात कर रहे हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं क्या सर आप 5 मिनट तक कॉल करेंगे, कौन सा बैंक है आपका, अच्छा उन्होंने लोन के लिए अप्लाई करा था, जस्ट 5 मिनट, मैं आपको अभी मीटिंग में था, मैं कॉल करता हूँ। कोई मीटिंग नहीं थी, कॉल कट करी, क्लाइंट को कॉल करी, हाँ भी वो तुम्हारे बैंक से फोन आया था, वो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह मांग रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह मांग रहे हैं, दे दूं। हाँ हाँ सर वो हमने एक फाइल अप्लाई करी हुई है लोन के लिए, वो जो भी मांगते हैं वो बैंक से पर्सन की कॉल आएगी, आप उनको दे देना। डन। हाँ अब बता दी क्या चाहिए, क्यों, अब मैंने क्लाइंट से क्या ले ली, परमिशन, विदाउट परमिशन हम कोई भी चीज नेक्स्ट आके शेयर नहीं। या फिर अच्छा वर्ड क्या लिखा हुआ है, और वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड बाय। अब यहां पे क्लाइंट परमिट करे या ना करे, इनकम टैक्स वालों ने सीए को नोटिस भेज दिया कि अपने फलाने एंटिटी के बारे में, फलाने क्लाइंट के बारे में सारा ये रिप्लाई बनाकर दो। क्या मैं क्लाइंट से पूछूंगा कि रिप्लाई करना है कि नहीं करना, वहां पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय क्या है, लॉ, मुझे देनी पड़ेगी। क्लाइंट तो क्या कहेगा, ना दे, क्योंकि उसको पता भी फंसेंगे, बट मुझे पर्टिकुलरली बाय लॉ इट्स माय ड्यूटी। अब लाइक सबसे बड़ा पॉइंट, 143(12) सेक्शन, फ्रॉड रिपोर्टिंग टू सीजी, 1 करोड़ से ऊपर कंपनी में होने वाले फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग क्या तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को करते नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करना वो किसके अकॉर्डिंग थी, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143(12) करना जरूरी है, जबकि क्लाइंट की ही तो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और बता। तो इसलिए वर्ड ध्यान से पढ़, मैंने और वर्ड लिखा हुआ है, या तो तुमने इंफॉर्मेशन तब दी जब वो परमिटेड बाय क्या थी, क्लाइंट, या तब दी जब वो रिक्वायर्ड बाय क्या थी।
लॉ। फॉर एग्जांपल सेक्शन ये लिख लीजिए, सेक्शन 143(12) फ्रॉड रिपोर्टिंग, फ्रॉड रिपोर्टिंग टू सीजी। ये 143(12) समझ गए, कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये फ्रॉड रिपोर्टिंग मोर देन 1 करोड़ वाले, 1 करोड़ से ऊपर होने वाले फ्रॉड की रिपोर्टिंग जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हो, वो तो रिक्वायर्ड बाय लॉ ही है। एंड इवन वही सेक्शन जाके दोबारा पढ़ लेना, उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि अगर आप 143(12) में रिपोर्टिंग करते हो तो वो अपने आप में ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं माना जाता, ये वर्ड। एंड द लास्ट कॉशन एंड क्या लिखा हुआ है, पेशेंस। वट एवर यू डू मस्ट इट विद केयर। पढ़िए, वट एवर ही डज, हाँ जी, He must do it with proper skill and बस कुल मिलाकर हम तो ये कहते हैं जी तुम ऑडिटर हो, बस जो करोगे ना सही से करो, कॉशियस होकर अवेयर होकर करना एंड पेशेंस रखते हुए करना, दैट इज द प्राइम। ऐसा ना हो कहीं कल को नेग्लिजेंटली पार्ट तेरे पे आए, मिसकंडक्ट पार्ट तेरे पे आए। इसीलिए हमने क्वालिटीज के अंदर मेन सारे वर्ड्स क्या कर दिए, कवर कर दिए। बट द प्राइम वर्ड्स जो आपने यहाँ पे पढ़े, वन इज इंटेग्रिटी, सेकंड इज इंडिपेंडेंस, एंड एक बीच में आया था कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी तो क्या था, कम्युनिकेशन स्किल्स होना, लॉजिकल स्किल्स होना, जजमेंटल होना, क्लियर, तो इजीली इंटरप्रेट करना, तो ये सारे थिंग्स तो आपकी वैसे एक्सपेक्टेड है, नॉलेजेबल होना। चलिए नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। हाँ जी, एज पर एसए 200, दिस इज द बेसिक स्टैंडर्ड 200, द फर्स्ट स्टैंडर्ड 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। इसका नाम भी यही है, प्रॉपर आगे पढ़ोगे भी कि सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट होता क्या, मुझे ये बताओ। मैं कहा वो तो डिस्कस हो चुका, हमारे ऑडिट करवाने का जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज जस्ट वन वर्ड, दैट इज ओपिनियन। एंड ओपिनियन वाया किसके, रिपोर्ट ऑन दी, किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। के एक ऑडिटर को बुलाओ एंड ऑडिटर अपने ये सारे एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करे, अपनी वर्किंग करे, कंक्लूजन हमें ड्रॉ करके दे कि वेदर द कंपनी इज डूइंग गुड और नॉट, हमें रीजनेबल उसकी क्या प्रोवाइड करे, एश्योरेंस प्रोवाइड करे। यही तो इसका ऑब्जेक्टिव है। पढ़िए, इन कंडक्टिंग ऑडिट, हाँ जी, of financial statements, objectives of auditor in accordance with SA 200, overall objectives ये इसका of नाम है, independent auditor. एसए 200 का नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एंड स्पेशली द इंपॉर्टेंट कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसए। तुम कहते थे ना कि हम एसए क्यों फॉलो करें, हमें ऐसे क्यों फॉलो करने, स्टैंडर्ड्स का पहला स्टैंडर्ड ही ये चीज कहता है कि जो भी प्रोफेशनल क्या करेगा, ऑडिट करेगा, वो इन अकॉर्डेंस विद किसके होगा, स्टैंडर्ड्स। सर जी स्टैंडर्ड्स ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है, फॉलो करने पड़ेगा। नहीं तो पहली पनिशमेंट किस पे लगेगी, प्रोफेशनल पे। पहले तू आ, जब लिखा गया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में पहला ही स्टैंडर्ड तूने नहीं पढ़ा, आगे तूने खाक पड़े होंगे। पहले स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है कि जो भी तुम ऑडिट कंडक्ट करोगे दैट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स, एंड स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द आईसीआई, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो सर वैसे जस्ट तो नेम था, एसए का नाम था, इन सिंपल वर्ड्स एज पर एसए 200 द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू, पहला पॉइंट, पहला टू ऑब्टेन, वर्ड क्या लिखा हुआ है सर, इसमें ऑडिट में हमेशा एक वर्ड याद रखना, कभी वर्ड तुम एब्सोल्यूट यूज नहीं कर पाओगे, ऑलवेज आप वर्ड क्या यूज करेंगे, रीजन। उसका कारण है कि तुम लाख कोशिश कर लो, जितनी तुम बढ़िया से बढ़िया चेकिंग करने की कोशिश कर लो, स्टिल मिस स्टेटमेंट्स क्या करेंगी, प्रिवेल करेंगी। उसका कारण है कि कुछ कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं जो ऑलवेज क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती। जैसे नॉर्मली एक ना इकोनॉमिक्स में वर्ड हम यूज किया करते थे कि देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट, या अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा जीरो होती है, हमेशा बढ़ना हो, बिकॉज कुछ ना कुछ तो बीच में कभी ना कभी क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। सेम चीज, क्या सर मिस स्टेटमेंट्स हमेशा जीरो होती हैं, इसी कारण आप हमेशा वर्ड एब्सोल्यूट की बजाय वर्ड क्या यूज करते हैं, रीजन। डेटॉल लाइफ बॉय वाले भी 99.9% कहते हैं, 100 तो वो भी नहीं कहते। कारण समझो, वो क्यों 99.9 कहते हैं, कि सर चांसेस आर देयर,
क्या पता हमने इधर से 100% बोला, लोगों ने कल से केस ठोकने शुरू कर देने। कितने पर्चे किस पे पड़ जाएंगे? डेटोल वालों पे पड़ जाएंगे। देखो जी मैंने हाथ धोए थे, जर्म्स फिर भी। वो दिखाते हैं ना, आपका भी देखना, वो जो दिखाते हैं वो ऐसे वो राउंड सा, उसमें फिर भी एक जर्म होता है ना। एब्सोल्यूट तो कभी उन्होंने वर्ड नहीं यूज करा, ऑडिटर कैसे यूज कर लेगा? इसीलिए वर्ड ऑलवेज क्या कहा जाता है सर? रीजनेबल। सर रीजनेबल मीन्स टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज and belief, and according to the information and explanation given to us, and according to the evidences collected, I can reasonably assure you, reasonable का मतलब होता है high but not absolute। इसको लिख ले, reasonable मतलब a high but not absolute। 100% नहीं होगी बट मैक्सिमम होगी सर, अपने आप में जो भी होगी, कि एक ग्रेट एश्योरेंस, जिसको वर्ड यूज करते हैं दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस। कभी कभी तुम ऑडिट में ये वर्ड नहीं सुनोगे सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस वर्ड यूज किया गया। अरे जहां वर्ड एब्सोल्यूट आ गया मतलब 100% सही है। 100% कोई वर्ड नहीं यूज करता, नो वर्ड इज परफेक्ट। गलतियां ऑलवेज क्या करेंगी? एग्जिस्ट करेंगी। एंड ऊपर से खुद भी दिमाग लगा, वो पूरा साल का ऑडिट मैं 4 दिन में करने आ रहा हूं, कि 4 दिन में पूरे पूरे साल की चेकिंग कर ली होगी? सैंपलिंग के बेसिस पे तो तू क्या कर रहा है? ऑडिट कर रहा है। फिर एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दे देगा? आप कैसे लिख के दे दोगे सर ऑडिट रिस्क इज जीरो? नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। हमेशा हमेशा वर्ड क्या यूज करते हैं? रीजनेबल। कि सर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं आपको ये कह सकता हूं कि बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बिल्कुल सही है, ये नहीं मैं कह पाऊं। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट, यस प्लीज पढ़िए, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट टू ऑब्टेन, To obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole आर फ्री फ्रॉम। पहले तो ना सर आपकी ये वर्डिंग कुछ कॉमन चलेगी, नेक्स्ट वन सर आपको किस पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया था? कहता जी एफएस को ऑडिट करने के लिए। एफएस के ऑडिट का मतलब कि सर ये चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं या वर्ड मैंने पहले तो यूज क्या करा बीच में देख, मतलब इमटेरियल तो होंगी, पर मेरा मैटर किन के साथ है? मटेरियल। इतना तो पहले तो अपने माइंड को समझाओ, एक चीज पल्ले बांधो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मिसस्टेटमेंट्स तो होंगे, बट what about I am concerned about the material misstatements, not immaterial। अरे इमटेरियल तो वैसे ही नाम से गए, नॉमिनल सी हैं जिनका कोई फर्क नहीं। बस मैं ये जानना चाहता हूं अपनी चेकिंग के थ्रू, अपने ओपिनियंस के थ्रू, अपनी रिव्यू के थ्रू, कि बस मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ना हो, कि क्या फाइनेंशियल, और वो भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए? नहीं, कि बस जिससे हमारा स्टेक होल्डर ये विश्वास में आए कि ऑडिटर ने इसको चेक करा और ऑडिटर को किसी तरह की कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं मिली। आगे, वेदर ड्यू टू, और मिसस्टेटमेंट होने के कारण हमेशा दो होते हैं, या तो फ्रॉड या एरर। सर आप बस कह दो कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखने को नहीं मिली। जैसे कहते नहीं, कई आप जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने जाते हैं, ठीक है ना, अब रिपोर्ट में तो पर्टिकुलरली अगर आप देखो लैब वाले तो क्या करते हैं, जरा सा भी मीटर से ऊपर हुआ उसने तो हाईलाइट कर देना, वो डॉक्टर उसको इग्नोर कर देते हैं, कोई पीछे बात नहीं, इतना तो बॉडी टेस्ट कराओगे कोई ना कोई तो ऊपर नीचे आएगा आएगा, क्लियर। बट इतनी कोई सीरियस मैटर नहीं, वो भी ये कहते हैं कि वो उन्होंने क्या कर दिया, एक पैरामीटर बांट दिया, सीरियस एंड नॉर्मल, कि इतना तो सर चलता है। अब मैंने अपने बॉडी टेस्ट करवाए, उनका जो पैरामीटर स्केल होता है वो तो अगर उससे ऊपर गया वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा कि आपकी ये चीज लाइन से हिली हुई है। डॉक्टर ने कुछ कहा ही नहीं, हो गया कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं, कोई सोचने वाला मैटर नहीं, एम ही केयर करी जा रहे हो। कोई मटेरियल होता, वो बहुत ही अप डाउन होता, फिर हमारे लिए वो सीरियस मैटर होता। सेम चीज यहाँ, तो ऑडिटर से भी यही चीज एक्सपेक्टेड है कि सर कोई फ्रॉड, कोई एरर, कोई मटेरियल नेचर का तो नहीं है, मारे मुट्टे तो चलते। एंड नो बडी इज परफेक्ट। और मैंने कौन सा एब्सोल्यूट एश्योरेंस दिया? मैंने तो पहले क्या कहा था? रीजनेबल। आगे नेक्स्ट इज देयर बाय एनेबलिंग दी, हाँ जी, auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects। और दूसरी बात साथ में साथ ये देखना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट क्या प्रिपेयर किया गया एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग। कहते क्यों? बिकॉज ये ड्यूटी किसकी थी? मैनेजमेंट की, कि एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग। एफआरएफ मींस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट।
मुझे सर दो चीजों के बारे में बताओ, मुझे रीजनेबल एश्योरेंस दो चीजों के बारे में चाहिए। वन इज whether the financial statements are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and whether the financial statements are prepared and presented as per the applicable FRF। थोड़ा क्वेश्चनिंग कि सर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव तो ये है, और जब तुम्हें ये एश्योरेंस मिल जाए, जब ऑडिटर को ये एश्योरेंस मिल जाए, एक रिपोर्ट ऐसे कर, फटाफट जारी कर, उसके अंदर यही चीज लिख के दे वर्ड टू रिपोर्ट ऑन दी, क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय दी, क्या लिखा हुआ है, एसेस इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। तो जी लाइन दोबारा, सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, सिंपल वर्ड्स में इसको ब्रेक कर पहले। एज पर एस 200, the auditor, the overall objective of auditor is to just obtain reasonable assurance. Reasonable assurance about what? But first of all, why reasonable assurance? Because sir, absolute assurance is not possible due to one word, inherent limitations of audit। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम सारियां गलती कभी निकाल नहीं पाओ। वो इनसेपरेबल चीज है, वो कभी अलग नहीं होगी, वो ऑलवेज प्रिवेल करेगी। तो रीजनेबल होने का मतलब क्या हुआ, अ हाई एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट whether the financial statements are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and whether the financial statements are prepared and presented as per the applicable FRF। थोड़ा क्वेश्चनिंग पॉइंट्स, लाइन क्यों नहीं याद होगी, वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। एंड अगर आपको ये ऑब्टेन हो चुकी है, तो जस्ट टू रिपोर्ट ऑन द सेम एंड कम्युनिकेट द सेम एज पर द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स। की जो तुम्हारी ऑडिट फाइंडिंग्स हैं, ये अच्छा वर्ड है, विद द वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर्स फाइंडिंग, व्हाट इट मींस, फाइंडिंग्स, जो तुम्हें मिला, एविडेंसेस, जो तुम्हें गलत मिला, अपनी फाइंडिंग्स रिपोर्ट में जारी करो एंड नेक्स्ट आगे कम्युनिकेट कर दो जिसको आपने कम्युनिकेट करना। हुआ क्लियर? लो जी, 1 मिनट लीजिए, यहां तक फटाफट एक बार स्क्रीन करिए, आपका यहां तक का कोई डाउट। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अब धीरे धीरे आप लोगों को स्पीड ऑटोमेटिकली क्या मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, बिकॉज एक ओवरऑल पिच आप मेरे साथ क्या कर चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं, थोड़ा सिनारियो समझ चुके हैं कि कैसे हमारा ऑडिट ये चलने वाला है। क्लियर? लो जी, यहां तक फटाफट देखिए एंड आपका कोई भी डाउट। यस ऑनलाइन, हाँ जी पाखी, अभिनव, कोई डाउट बचे, आपका कोई भी डाउट जल्दी बताइए। क्वेश्चन बेस, इसके पर्टिकुलर पहले तो जो कंटेंट है ये आपको रिटेन करना होगा, एंड जब आपको मॉड्यूल सॉल्व करवाऊंगा उसके क्वेश्चन आपको वहां से पता लगेंगे। एंड इवन अगर हो सका मैं आपको अलग से चैप्टर वाइज ना, या तो स्कैनर में से या पर्टिकुलरली किसी बुक में से, आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जस्ट पीडीएफ में आपको ग्रुप में सेंड करता रहूंगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस पॉइंट से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या करिए, सॉल्व करिए। काफी तो क्वेश्चन कुछ कुछ इनके बीच में आते जाएंगे, नेक्स्ट वन आप देखना जब चैप्टर कंप्लीट होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में ही इस बुक का ही पार्ट है, बट मॉड्यूल पार्ट इज ऑलवेज देयर, वो हम करेंगे ही करेंगे, वहां से आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस वे से चलेंगे, ये चीज बिल्कुल हर चैप्टर में से वेटेज मिलेगा। की पॉइंट्स पता क्या, देखो मेमोरी टेक्निक किसी किसी की तो मैं खुद आपको पर्टिकुलर बहुत दूंगा, बनवाऊंगा, बट जो अब से सिनारियो चेंज हो गया ना, की पॉइंट्स में मिलेंगे, शॉर्ट वर्ड्स के थ्रू ही आप उसको याद करोगे, बहुत सारे वर्ड्स होंगे, बट जितना मेन लैंग्वेज बार बार पढ़ोगे ना, बार बार रिपीट करोगे, ये लैंग्वेज तब याद होगी। की पॉइंट्स विल ऑलवेज की पॉइंट्स, एंड फिर वहां पे ना आप अपनी लेखक बन जाते हो, फिर अपनी ओर से बनाना शुरू कर देते हो, वही वोकैबुलरी गलत, एग्जामिनर ने काटा। ऑडिट में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती ही किसमें है, लिखने में। आप एक चीज देखना, जितने बच्चे बैठेंगे सारे पेपर भर के आएंगे, मैंने बोल के बोला भर के आएंगे, सॉल्व नहीं करके आएंगे। हर पर्सन अपनी ओर से लिख रहा है, बना रहा है, नंबर सबके नहीं आते। उसका कारण है वो क्या करके जा रहे हैं, नॉर्मल टीचर्स नॉर्मल क्या करते हैं, वो मेमोरी टेक्निक्स एंड ऑल, इतना शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, क्लास में तो याद करवा दिया, बच्चा पेपर में भी तो उतना लिख के आए, पेपर में भी याद क्या रहेगी, मेमोरी टेक्निक्स, पेपर में भी क्या याद रहेगा, शॉर्ट वर्ड्स। पेपर में शॉर्ट वर्ड से काम नहीं चलेगा, पेपर में लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तेरे आधे से ज्यादा नेक्स्ट आगे जो कंटेंट चलेंगे, बहुत तेरे मेमोरी टेक्निक्स तो मैं ही दूंगा कि इसको याद रखने का वे आउट ही है, बट याद कंटेंट करना है, कल्ला बोल। इज दैट क्लियर?
चलिए ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट। यहीं से इसको आगे क्या करेंगे, स्टार्ट करें।